अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सैयद मुनीब अली। थोड़ा सा छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा आपको ताकि सेशन पे हम ज़्यादा क्वेश्चन आंसर सेशंस के लिए ज़्यादा टाइम सेव कर लें। आई स्टार्टेड किंडल पब्लिशिंग बैक इन 2018। उस वक्त इट वाज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट फॉर मी। मैं उस वक्त कुछ बिजनेस में लॉसेस बर्दाश्त करने के बाद अमेज़ॉन को एक्सप्लोर कर रहा था। सो पीएल वाज द कहना चाहिए कि मतलब टॉप प्रायोरिटी हर एक की उस वक्त भी यही थी कि पीएल करना होलसेल और बाकी मॉडल्स का उस वक्त नहीं था। सो मैंने चूँकि बिज़नेस कर रहा था, उसमें लॉस हुआ, आई वाजंट अप फॉर इन्वेस्टिंग बिग अमाउंट ऑफ मनी, तो मैंने इस तरह के बिजनेस मॉडल्स को देखना शुरू किया। मैंने अमेज़ॉन मर्च से स्टार्ट किया, अमेज़ॉन मर्च के बाद अमेज़ॉन किंडल स्टार्ट किया, बिकॉज दोनों प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स है। प्रिंट ऑन डिमांड पे मैं आहिस्ता आहिस्ता आता हूँ। सो मूविंग फॉरवर्ड, बल्कि फास्ट फॉरवर्ड टिल 2019 के एंड तक अल्हम्दुलिल्लाह आई अचीव्ड 6 figures in dollars on one account, and alhamdulillah abhi recently we have crossed another $100,000 on another account. So alhamdulillah वो सक्सेस जो मिली थी फर्स्ट टाइम, लगा था कि शायद पता नहीं क्या हो गया, समझ नहीं आया, जो चीज़ें ट्राई कर रहे थे एकदम से लग चल गई, क्या हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको रिप्रोड्यूस भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, किंडल नगेट्स बेसिकली हैशटैग है जो कि मैं यूज़ करता हूँ eCommerce बाय इनेबलर्स, जो फेसबुक ग्रुप है हमारा, उसमें ऑलमोस्ट 1 million मेंबर्स हैं। उसमें मैं जब पोस्ट करता हूँ तो मैं अपने हैशटैग यूज़ करता हूँ किंडल नगेट्स का, सो दैट आप मेरी बाकी पुरानी पोस्ट भी सारी एक ही दफ़ा में गो थ्रू कर सकें। अच्छा जी, इनेबलर्स का इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बैठे हुए हैं इस वक्त इनेबलर के हेडक्वार्टर में। ये कुछ पुरानी स्लाइड्स हैं, कुछ मीडिया कवरेज की सक्सेस स्टोरीज़। अगैन आप ही की तरह के लोग हैं जिन्होंने ये सेशंस लिए, फिर कोर्सेज़ लिए, और उनके फेसेस आप सक्सेस स्टोरीज़ में देख रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा मतलब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को ई-कॉमर्स का आइडिया है कि ई-कॉमर्स क्या चीज़ है, कैसे होती है, बेसिक्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल प्रोडक्ट का किसी को आइडिया है कि व्हाट इज़ अ डिजिटल प्रोडक्ट? आपने बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। कोई एग्जांपल अगर आप दे सकें इसकी। ठीक है, सही है। और कॉमन एग्जांपल सोचें, बुक्स को छोड़ के और कॉमन, सही है, ठीक। और सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं आपको डिजिटल प्रोडक्ट की। डिजिटल प्रोडक्ट क्या है बेसिकली? डिजिटल प्रोडक्ट जो पेड स्टॉक इमेजेस होते हैं, हमें हर वक्त गूगल पे हम इमेजेस सर्च करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर बड़ा बड़ा सा वाटरमार्क लगा हुआ होता है। अब वो किसी फोटोग्राफर ने वो पिक्चर, वो सीनरी, तस्वीर खींच के एक अच्छी क्वालिटी में अपलोड की होती है और वो उसको सेल करना चाहता है, सही। सो वो इट्स अ डिजिटल प्रोडक्ट, उसका कोई स्टॉक नहीं, कोई इन्वेंट्री नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। इलस्ट्रेशंस, ग्राफिक डिज़ाइनर्स बैठे हुए होंगे यहाँ पे, कोई ना कोई आप लोग जानते होंगे, इलस्ट्रेशंस क्रिएट करते हैं, वेबसाइट्स पे अपलोड करते हैं, जितने लोग उसको डाउनलोड करते जाते हैं उनको उसकी रॉयल्टी मिलती चली जाती है, ठीक है। एक और एग्जांपल, पेड लोगोज़, ठीक है, वेबसाइट्स पे आपको फ्री लोगोज़ भी मिल जाते हैं, पेड लोगोज़ भी मिल जाते हैं। डिज़ाइनर ने एक दफ़ा बनाना है, ठीक है, और उसको अपलोड कर देना है, फिर उसके बाद वो अब डाउनलोड होता रहेगा और उसको उसकी रॉयल्टी या उसके प्रॉफिट मिलता चला जाएगा। एक और सिंपल एग्जांपल, वर्ड और एक्सेल के कुछ पेड टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है, वो भी इट्स अ डिजिटल प्रोडक्ट। अच्छा, अब बेसिकली बात करते हैं प्रिंट ऑन डिमांड की। अब मतलब मैं एक आपको सिनेरियो बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया कि भाई एक पिक्चर है, ठीक है, इट्स अ डिजिटल प्रोडक्ट, वो एक सीनरी थी किसी खूबसूरत सी जगह की, ठीक है। सो अब क्या है कि किसी बंदे को वो चाहिए कि उसने उसको फ्रेम में लगा के अपने किसी जगह पे उसने उसको मतलब डेकोरेशन के लिए यूज़ करना है। अब यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी क्या क्रिएट होती है कि भाई उसके पास तो डिजिटल प्रोडक्ट है, उसे पता है उसे क्या चीज़ चाहिए। अब कोई और पार्टी या कोई और बेसिकली प्लेटफॉर्म हो जो कि उसको प्रिंट करके शिप करे और उसको सारी उसकी डायमेंशंस को देखे, उसको फिजिकल फॉर्म में लेके आए, ठीक है। तो ये बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी थी जो प्रिंट ऑन डिमांड जहाँ से स्टार्ट हुआ, अमेज़ॉन ने फिर इसको लीड किया, एंड अमेज़ॉन इज़ द लीडिंग प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म राइट नाउ। कि आपने बेसिकली डिजिटल प्रोडक्ट सेलेक्ट की, आपको उसकी फिजिकल फॉर्म डिलीवर होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मैं बेसिक्स, इसको मैं इस मेथड को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस प्रोसेस को थोड़ा सा ज़्यादा इस पर स्ट्रेस आउट कर रहा हूँ ताकि सबको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हाउ इट वर्क्स। बिकॉज अभी तक क्वेश्चंस कुछ लोग करते हैं मेरे से जब मैं सेशंस करता हूँ कि भाई प्रिंट ऑन डिमांड काम कैसे करता है। सो प्रिंट ऑन डिमांड इन सिंपल वर्ड्स ऐसे काम करता है, आपके जहन में एक आइडिया आया, आपने उसको डिजिटल फॉर्म में बनाया, डिज़ाइन किया, ठीक है, और आपने उसको अपलोड कर दिया एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। उस प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है कि वो प्रिंट होगा, बाइंड होगा, पैक होगा, फिर वो शिप होगा और कस्टमर को विद इन द टाइम मिल जाएगा।
ये प्रोसेस पहले बहुत टाइम टेकिंग होता था। आप खुद सोचें, एक कस्टम ऑर्डर अगर आपको चाहिए तो वो कितनी देर में आपके लिए प्रिंट होगा और वो सारा शिप होकर आप तक पहुंचेगा, बिकॉज सिर्फ एक आपको चाहिए, सबको तो नहीं चाहिए वो। सो बेसिकली इसलिए इस तरह के प्लेटफॉर्म्स ने आके बेसिकली बीच में अपॉर्चुनिटी निकाली कि भाई यही चीज़ अगर हम एक बड़े स्केल के ऊपर करेंगे, सब लोग हमें रिक्वेस्ट भेजें और हम उन्हें प्रिंट करके डिलीवर करें। इसमें नो इन्वेंट्री, नो स्टॉक, नो शिपमेंट, किसी किस्म की कोई आपको फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस है ही नहीं, जिस तरह की मैंने आपको एग्जांपल्स पहले भी दी। अच्छा, अब Amazon Kindle जो है बेसिकली Kindle डायरेक्ट पब्लिशिंग, जिसको KDP भी कहते हैं, ठीक है, इट्स द बिगेस्ट सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट राइट नाउ, ठीक है। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म प्रिंट ऑन डिमांड का इस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऑथर्स के लिए भी, डिज़ाइनर्स के लिए भी। हम स्पेसिफिक टू, अब हमने एग्जांपल दी थी डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए, अब हम स्पेसिफिक टू बुक्स होते चले जाएंगे, बिकॉज Kindle डायरेक्ट पब्लिशिंग इज ऑल अबाउट बुक्स, ठीक है। अगेन, नो इन्वेंट्री, नो स्टॉक, नो शिपमेंट। आपके पास बेसिकली एक फिजिकल कॉपी पहुंचेगी एज अ कस्टमर अगर आपने ऑर्डर किया, लेकिन आपने उसको एक सॉफ्ट कॉपी में अपलोड करना है एज अ ऑथर, ठीक है। ऑन डिमांड प्रिंटिंग, अगेन जो मैंने एक्सप्लेन किया कि जब ऑर्डर आता है प्लेटफॉर्म तब उसको प्रिंट करता है, बाइंड करता है और फिर शिप करता है। ऑन डिमांड प्रिंटिंग है ये। इसमें आपको थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज़ ऑफ बुक्स नहीं प्रिंट करा के रखनी पड़ती हैं, आपको वेयर हाउस नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। जिस तरह हम प्राइवेट लेबल का जो बिज़नेस है उसमें हम कहते हैं कि भाई हमें अपना माल अमेज़ॉन के वेयर हाउस पहुँचा दिया, पिक पैक शिप जो है वो अमेज़ॉन की जिम्मेदारी है। सो इसमें प्रिंट, बाइंड, पैक, शिप, ये चारों चीज़ें अमेज़ॉन टेक केयर्स ऑफ इट, ठीक है। सो दैट यू कैन फोकस ऑन सेल्स एंड मार्केटिंग। आपका क्या काम होगा अगर आप एक बुक लॉन्च करते हैं या आप किसी क्लाइंट के लिए कोई बुक लॉन्च करते हैं, तो आपने सेल्स को ट्रैक करना है, आपने सेल्स के ऊपर टाइम स्पेंड करना है, आपने उसकी मार्केटिंग के ऊपर करना है, आपने स्टॉक और किसी चीज़ के ऊपर आपका वो टाइम ही नहीं लगेगा। ये सारा प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड हो गया है PL का, उस तरह से आप सोचें। और डेफिनेटली फिर इट लीड्स यू टू पैसिव इनकम स्ट्रीम्स, कि आप मल्टीपल बुक्स लॉन्च करें, मल्टीपल स्ट्रीम्स अपनी बनाते चले जाएँ, लो कंटेंट और हाई कंटेंट। अभी आगे चल के उस पर बात करते हैं। अच्छा, ये जल्दी से एक फ्लो में अगेन वही बात समअप कर दी है कि बेसिकली हाउ इट वर्क्स, कि कस्टमर आता है। अच्छा, इसमें एक बात अज्यूम कर लें कि आपने अपनी किताब जो है वो अपलोड की हुई है, आपकी जो डिजिटल प्रोडक्ट है वो एग्जिस्ट करती है अमेज़ॉन पे, अप्रूव्ड है। अमेज़ॉन और जो प्रिंटर है इट्स अ सेपरेट बॉडी, ठीक है। हमारे केस में अमेज़ॉन के फिजिकल एस्पेक्ट तो कोई है नहीं, तो हम समझते हैं कि अमेज़ॉन इज़ जस्ट अ वेबसाइट। अब एक प्रिंटर है जो कि बेसिकली अमेज़ॉन के साथ सिंक है। कस्टमर आता है, अमेज़ॉन पे ऑर्डर प्लेस करता है, साथ ही में नोटिफिकेशन चला जाता है उस प्रिंटर को। जैसे ही उसे पता चलता है कि ये नोटिफिकेशन आए, इस बुक को प्रिंट करना है, उसको प्रिंट करके, पैक करके, बाइंड करके शिप कर देता है, फुलफिल कर देता है ऑर्डर को। जो बेसिकली प्रोसेस बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन आप ये देखें कि ये एक कॉपी के लिए सारा प्रोसेस हो रहा है, जस्ट वन बुक। आपकी जो फर्स्ट सेल होती है उसके लिए अमेज़ॉन ये पूरी एक ये सप्लाई चेन का एक साइकिल है पूरा, ये बन रहा है, ठीक है। ना पेपर ज़ाया हो रहा है इसमें, ना आपका स्टॉक जो है वो आपको रखना पड़ रहा है, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर किसी का है अभी तो बेशक मुझे हाथ खड़ा करके मुझे बता दें, मैं क्वेश्चन साथ साथ ले लूँगा। अब बात ये कि भाई KDP इज़ फॉर ऑथर्स, लगता ये है लोगों को यार कि मतलब ऑथर्स सारे KDP को ही प्रेफर कर रहे हैं, मैनुअल या ट्रेडिशनल पब्लिशिंग जो है वो तो अब कोई करता ही नहीं। तो उसकी कोई वजह है, मतलब किताबें तो देखें कोई नई चीज़ नहीं है ना, किताबें तो कब से लोग प्रिंट करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, सब कुछ करते आ रहे हैं। इतने बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउस हैं, ऑक्सफोर्ड है और इतने सारे इस तरह के बड़े बड़े नाम हैं। सो अब ऑथर्स क्यों जाते हैं अमेज़ॉन के पास? कोई अपनी बुक खुद से किसी पब्लिशर को, बल्कि शायद उसमें राइट्स ज़्यादा मिल जाएं, रॉयल्टीज़ ज़्यादा मिल जाएं, आपके पास कंट्रोल ज़्यादा हो जाए, सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्यों जाते हैं? सर ये अवेलेबिलिटी की वजह से, मार्केट में अवेलेबिलिटी, उसकी प्रेजेंस, बिल्कुल, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। यस यस, ये भी एक सही बात है, ठीक है। आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, इन्वेस्टमेंट तो इसमें भी रिक्वायर्ड है डेफिनेटली। आपने अपनी मार्केट रीच बढ़ानी है, लोगों तक आपको उसको प्रमोट करना है, उसको पहुंचाना है, तो आपको मार्केटिंग तो इसमें भी करनी पड़ेगी, लेकिन इनिशियल कॉस्ट नहीं लगती। अच्छा, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, USA, यूरोप, जापान, ठीक है। आप ये देखें कि जब हम कोई अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या ई-कॉमर्स प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो हमारे लिए ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती है कि यार किस मार्केट में लॉन्च करना है, ठीक है। US में कर रहे हैं, UK में कर रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट डायनामिक्स हैं US की, UK की। अब प्रिंट ऑन डिमांड में आपका ये क्वेश्चन होगा कि भाई मेरी बुक किस मार्केट में अवेलेबल होगी। सो आपकी बुक 13 मार्केट्स में एट द सेम टाइम अवेलेबल होगी। मैं आगे आपको उसका डिटेल में बताता हूँ, लेकिन USA, यूरोप, जापान, इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ KDP एग्जिस्ट करता है। आप इवन प्राइम ऑर्डर्स फुलफिल कर सकते हैं बुक्स के। सो आप ये देखें कि ये कितना बड़ा इसका स्पैन है। ये एक कंट्री, एक कॉन्टिनेंट भी नहीं है, तो मतलब कहाँ तक पहुँच गई है बात, अब पूरा यूरोप आ गया इसमें। सर सेम लैंग्वेज में भी वो ट्रांसलेट करते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, अमेज़ॉन होल्ड्स 75 to 80% ऑफ द मार्केट शेयर। आप ये देखें कि अब क्यों नहीं जाएगा ऑथर,
जो ऑथर को पता है कि 85-80% तक बात चली गई है कि मार्केट शेयर अगर मैंने ई बुक पब्लिश करनी है तो वो अमेजोन पे ही करनी है, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज लोग अमेजोन पे ही जाके बुक्स परचेज करते हैं। एंड मतलब आई एम श्योर कुछ लोगों को आपको पता ही बात होगी कि अमेजोन बेसिकली जब स्टार्ट हुआ तो इट वॉज अ बुक स्टोर, अमेजोन ऑनलाइन बुक स्टोर था। उसके बाद ये सब चीज़ें ऐड हुई, फिर ये सारी चीज़ें ऐड होती चली गई कैटेगरीज वन बाय वन, ठीक है। अच्छा, हाई रॉयल्टीज़ 70% तक आप अपनी बुक में से रॉयल्टी ले सकते हैं। रॉयल्टीज़ के ऊपर भी आता हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि रॉयल्टी क्यों, रॉयल्टी और प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है, और रॉयल्टीज़ हाई रॉयल्टीज़ अमेजोन आपको देता है किस कंडीशन में देता है, लेकिन अप टू 70% आपको अमेजोन ऑफर करता है रॉयल्टी ऑफ योर लिस्ट प्राइस। फॉर एग्जांपल अगर $10 की आपकी बुक की प्राइस है तो आपको $7 तक की रॉयल्टी मिल सकती है डिजिटल बुक में। ऑथर राइट्स सबसे पहले, मतलब बाकी चीज़ों के डिजिटल राइट्स और ये डिजिटल सारी प्रोडक्ट्स तो बेसिकली बाद में आई ना, ये ऑथर राइट्स तो अगेन सेंचुरी हो गई होगी इसको, मतलब इतनी पुरानी ये चीज़ है। तो अमेजोन इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेता है, कॉपी राइट्स को, ऑथर राइट्स को। और ऑथर राइट इसके अंदर क्या होता है कि आप बेसिकली जैसे ही आपकी बुक पब्लिश होती है, जो डिफ़ॉल्ट कॉपी राइट होता है इट बिलोंग्स टू यू, जिसने अपलोड किया। सिर्फ एक शर्त है, कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, उसके कवर पे जो आप एलिमेंट्स यूज़ करेंगे वो ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली आप कॉपीराइट ओन करते हैं उसका, जो चीज़ आपने अपलोड किया। अगर कोई कॉपी करता है आपके कंटेंट को, ठीक है, तो आपके कंटेंट को अगर कोई कॉपी करता है, आप अमेजोन के कॉपीराइट ऑफिस में जाके उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। अमेजोन उसकी बुक भी जो है ना वो डाउन करेगा और उसके अकाउंट को भी पेनलाइज करेगा, ठीक है। सो मतलब डिफ़ॉल्ट कॉपीराइट्स आपके पास मौजूद हैं, आपको मतलब डेफिनेटली आप ज़्यादा प्रोटेक्टेड होंगे अगर आप मैनुअली जाके कॉपीराइट्स अप्लाई करते हैं और कॉपीराइट्स लेते हैं अपने ब्रांड नेम पे, अपना ट्रेडमार्क जैसे रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है। क्विक पब्लिशिंग टाइम, अगेन ये जो सारा प्रोसेस मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड पे बताया था, ये अमेजोन के जो प्राइम कस्टमर्स होते हैं उनको लिटरली विद इन 24 आवर्स भी फुलफिल कर देता है अमेजोन। विद इन 24 आवर्स भी ऑर्डर फुलफिल हो जाता है। अगेन कोई स्टॉक नहीं है, कोई शिपमेंट नहीं, कुछ नहीं, स्टिल अमेजोन ने इतना परफेक्ट बना लिया है सिस्टम को, ठीक है। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात कि ऑथर्स क्यों जाते हैं। ऑथर्स इसलिए जाते हैं बिकॉज देखें, आप कंसिडर योरसेल्फ एन ऑथर, ठीक है, आपने किताब लिखी, अब आपने किताब लिखी, आप उसके एक और कहना चाहिए कि मतलब आप एक और ही लेवल पर चीज़ सोच रहे हैं कि यार लोग पढ़ के इसको क्या बोलेंगे। अब आपको सोचना पड़े कि पेपर क्वालिटी कौन सी लगानी है, इसका कवर किस तरह का होगा, मोटा गत्ता होगा, पतला गत्ता होगा, बुक का साइज़ क्या रखना है, इंक कैसी होगी, मतलब कितनी सारी एक मतलब फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपको देखनी पड़नी है एज एन ऑथर। आप कहेंगे यार मुझे नहीं पता, मैं तो पहली किताब पब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, अमेजोन टेक केयर ऑफ इट। क्वालिटी मेंटेन करता है, आपकी प्रोडक्ट आप हाथ में पकड़ते हैं अपनी बुक, आपको मतलब लगता है कि यार कोई प्रीमियम क्वालिटी की कोई चीज़ आई है, उसका कवर, उसके पेज, उसकी इंक, एवरीथिंग अमेजोन ने स्टैंडर्डाइज की हुई है। अच्छा सर, इसमें क्वेश्चन Sure. वेरी करता है कि क्वालिटी वाइज जो प्रोडक्ट होती है उसकी प्राइस डिफरेंस आ सकता है इसमें। सपोज कि मतलब एक $7 की प्रोडक्ट है, बुक है, उसमें अगर क्वालिटी इंप्रूव करते हैं तो वो $8 $9। आप क्वालिटी क्या चीज़ इंप्रूव करेंगे, फॉर एग्जांपल पैकेजिंग, पेपर क्वालिटी, और वो तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है ना। अमेजोन ने स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं, एक टाइप ऑफ पेपर है जो कि वाइट पेपर होता है, एक थोड़ा सा क्रीम पेपर होता है, यही दो ऑप्शंस हैं आपके पास। फिर उसके बाद आ जाता है पेपर जिस पे कलर्ड प्रिंटिंग होती है, ठीक है। सो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि अमेजोन ने स्टैंडर्डाइज कर दी हैं। इसी तरीके से आगे बुक्स की भी टाइप्स में आपको बताऊंगा कि किस टाइप की बुक हो सकती है, क्योंकि बुक्स तो बहुत तरह की होती हैं, रिंग बाइंडिंग भी होती है, हार्ड कवर भी होती है, थिन कवर भी होती है। सो अमेजोन ने डेफिनेटली जब इतने बड़े स्केल पे एक चीज़ आप करते हैं तो आपको उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है, ठीक है। सो आप मतलब ये एक आध दफ़ा मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो बात आप कह रहे हैं कि मतलब एक दफ़ा ये जब कोविड से पहले की बात है कि कोई प्राइस हाइक हुई थी ऑयल में और काफ़ी कोई इन्फ्लेशन कोई वर्ल्ड लेवल पे आई थी, तो अमेजोन ने सबको ईमेल करके कहा था कि जी हम पेपर की जो है ना वो कॉस्ट हमारी बढ़ रही है, तो आपकी बुक्स की जो कॉस्ट है वो इतने सेंट्स ऊपर जाएगी। सो वो एक दफ़ा हुआ था, लेकिन वो बहुत बड़े स्केल की बात है, ठीक है। अच्छा जी, अगेन नो इन्वेंट्री, नो प्रिंटिंग, नो शिपिंग। एज ऑथर आपको इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, अब अकाउंट क्रिएशन सब कितना बड़ा एक कह लें कि एक कंसर्न होता है जब आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं कि जी अकाउंट कैसे क्रिएट होगा, ठीक है। सो मैं आपको बताऊं कि अकाउंट बहुत आसानी से क्रिएट होगा। लिटरली अगर आप लोग अभी अकाउंट क्रिएट करना स्टार्ट करें, सेशन के एंड से पहले पहले आप सबके पास KDP अकाउंट होगा, इतना आसान है। ऑल यू नीड इज़ वैलिड ईमेल एड्रेस, वैलिड फ़ोन नंबर, ठीक है, CNIC और एक बैंक अकाउंट, दैट्स इट। ये 4 चीज़ें आपको चाहिए। कोई आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए, कोई बिजली का बिल नहीं चाहिए एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, कोई इस तरह की इसमें अंदर नहीं है। आप विद इन 1 डे आप अकाउंट अपना अप्रूव करवा सकते हैं, ठीक है। कंपनी भी रिक्वायर्ड नहीं है,
आप अपने पर्सनल नेम पे बना सकते हैं, ठीक है। इसमें भी ऑप्शन होता है इंडिविजुअल अकाउंट का और बिजनेस अकाउंट का? नहीं, इसमें इंडिविजुअल अकाउंट का ही ऑप्शन होता है, उसी में ही आप अपनी कंपनी ऐड कर लेते हैं। अगर आप पब्लिशिंग हाउस बन के काम कर रहे हैं तो आप उसी में ऐड कर लेते हैं। कोई सब्सक्रिप्शन फी भी है जिस तरह? नेक्स्ट मेरा ये तो कोई सब्सक्रिप्शन फ़ी नहीं है इसकी कोई सब्सक्रिप्शन फ़ी नहीं है। आप अकाउंट आज बनाएं और 6 मंथ्स बाद आप अपलोडिंग स्टार्ट करें, आपको कुछ नहीं पे करना अमेज़न को। श्योर। टैक्सेशन के मामला जो हैं उसमें वैट वगैरह जो हम पे करते हैं यूएस में यूजुअली, बिल्कुल सही। तो वो इस केडीपी में किस तरह? बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका, क्योंकि जब 13 मार्केट्स की बात होती है तो फ़ौरन जहन में यही बात आती है कि भाई यूके के अंदर क्या होगा, वैट है उधर, बाकी 13 कंट्रीज़ की बात हो रही है। 13 कंट्रीज़ की डिफरेंट टैक्सेशन के रूल्स होंगे, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, क्या सब कुछ करेंगे। अब अगेन मैं कहूँगा कि मतलब इट्स ब्यूटी ऑफ किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, आपको इसका भी फिक्र नहीं करनी। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अब थोड़ा सा इस चीज़ को, चूँकि अब आपको सारा प्रोसेस समझ आ गया ना, तब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि डू यू थिंक कि आप सेल कर रहे हैं बुक? क्या आप सेलर हैं बुक के? जब आप बुक अपलोड करते हैं, आप सेलर नहीं है बुक के, आप ऑथर हैं। सेलर कौन है? अमेज़ॉन है, ठीक है। अमेज़ॉन के पास बहुत सारी सॉफ्ट कॉपीज़ में फाइल्स पड़ी हुई हैं, पीडीएफ्स पड़े हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अमेज़ॉन को जाके कहता है मुझे ये वाला प्रिंट कर दें, वो उसको प्रिंट करके देता है। अमेज़ॉन सेल कर रहा है, ठीक है। सो आपको जो रॉयल्टी मिलेगी ना वो फिक्स्ड है, और वो पूरी की पूरी आपको एज प्योर मतलब प्रॉफिट मिलेगी। उसमें से सिर्फ एक चीज़ माइनस होती है, उसके ऊपर मैं भी आता हूँ, ठीक है। सो 13 कंट्रीज़ की टैक्सेशन की आपको टेंशन नहीं लेनी, अगेन आपको पूरी पूरी रॉयल्टी मिलेगी। श्योर। सॉरी, शॉर्ट फॉर्म में भी अवेलेबल होती है इसको बुक? हाँ, ई बुक भी होती है, बिल्कुल। मैं आपको भी आगे टाइप्स ऑफ बुक्स पे आने लगा हूँ मैं। सर यहाँ पे तो क्वेश्चन जी जी, है, हम लोग जब अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो हम अपना बैंक अकाउंट साथ में अटैच करते हैं? बिल्कुल। लास्ट पॉइंट अभी यही था बेसिकली कि आप अपना जो बैंक अकाउंट है, आपके अपने नेम पे, जिस नेम पे आपने अकाउंट बनाया हुआ है, वो बैंक अकाउंट चाहिए। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पाकिस्तानी बैंक्स के साथ ये, मतलब टेक्निकली स्पीकिंग इट्स पॉसिबल, बिल्कुल होता है। पाकिस्तान भी पैसे आ जाते हैं, अमेज़ॉन भेज देता है। प्रॉब्लम ये होता है कि आपको जाके वो एक WR फॉर्म होता है, वो फिल करना पड़ता है कि मेरी ये फॉरेन इनकम है, या मुझे किसी ने इनकम भेजी है, या मेरी सैलरी, कुछ भी एक्सप्लेनेशन बहुत होती हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट डिले बहुत आ जाता है, 2 to 3 वीक्स आप जाना बैंक के चक्कर लगा, मतलब थोड़ा सा है प्रॉब्लम हमारा पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम का, आपको है आइडिया। सो इसलिए इट्स बेटर कि आप पेयोनीर या ट्रांसफरवाइज टाइप का कोई वर्चुअल बैंक अकाउंट रखें जो आसानी से उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और आप उसमें पैसे रखें, बिकॉज आपको वापस PPC के लिए कार्ड भी चाहिए होगा कनेक्ट करने के लिए, उसको लॉन्च करने के लिए, ठीक है। सो बेहतर है कि आप अपना कोई वर्चुअल बैंक अकाउंट यूज़ कर लें। अच्छा, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ बुक्स की तरफ कि ठीक है, बुक्स तो हमें समझ आ गया कि हमने सॉफ्ट कॉपीज़ में डालनी है। अमेज़ॉन किस किस टाइप ऑफ फिजिकल बुक में प्रिंट करके भेजता है कस्टमर को। सो पेपर बैक, आपको शायद एक नई टर्म लगे कि पेपर बैक क्या होता है, लेकिन पेपर बैक इज़ जो थिन गत्ते वाली नॉर्मल जो एक बुक होती है, जो ग्लू से जिसके पेजेस जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, दैट्स अ पेपर बैक। अगर आपने कभी भी कोई इंग्लिश नॉवल अगर उठा के देखा हो तो बेसिकली उसका एक पतला सा गत्ता होता है, ठीक है, और उसके अंदर स्टेपल नहीं होता, ग्लू से लगी हुई होती है, पेजेस जो होते हैं ग्लू से लगे हुए होते हैं, तो दैट्स अ पेपर बैक, थिन कवर वाला, ठीक है। हार्ड कवर, आप सब लोगों ने आई एम श्योर ईयरली डायरीज देखी होंगी, ठीक है, उनका गत्ता हार्ड होता है, बेंड नहीं हो सकता, ठीक है, वो हार्ड कवर बुक है। वो अमेज़ॉन ने अभी बिल्कुल रिसेंटली स्टार्ट की है, हम उस पर अभी आजकल R&D कर रहे हैं, मतलब तकरीबन मैं ख्याल है 2 या 3 महीने पहले ये ऐड हुआ है अभी इसमें, ठीक है। एंड थर्ड इज़, आपको पता है, ई बुक, जो कि PDF इसका सबसे फेमस फॉर्मेट है, अदरवाइज .mobi भी होता है, .epub भी होता है, सही, दैट्स ई बुक, जो आप वर्ड की में लिख के आप एक जो ना उसमें लिंक्स बना देते हैं। अगर आपने ई बुक वैसे किसी ने देखी हुई है कि आप टेबल ऑफ कंटेंट पे से डायरेक्टली उस पेज पे भी चले जाते हैं, वो आपस में काफ़ी वेब पेज की तरह कनेक्टेड हुई भी होती है, ठीक है, तो दैट्स ई बुक। 3 तरह की किताबें हैं जो कि आप KDP पे पब्लिश कर सकते हैं। अच्छा, अब रॉयल्टीज़ की भी हम बात कर रहे थे कि रॉयल्टीज़ जो है ना वो आप कमाएंगे, आप प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। देखिए, रॉयल्टीज़ का अगेन जो कॉन्सेप्ट है, बल्कि पहले प्रॉफिट कर लेते हैं क्योंकि आप सब लोगों को आइडिया होगा। देखिए, रेवेन्यू जो होता है आपका, वो बिजनेस में से जो भी आपका पैसा सर्कुलेट होकर आपके पास आता है, वो रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू में से आप क्या माइनस करते हैं? पहले अपने एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, और फिर जो बचता है वो आपका प्रॉफिट होता है। तो रॉयल्टीज़ के केस में क्या है, देखें, आपकी 1 टाइम कॉस्ट लगती है। रॉयल्टी आपको उस चीज़ की मिलती जाती है जो आपने काम एक दफ़ा किया है। इसकी सबसे बेसिक जो एग्जांपल है वो ये है कि फॉर एग्जांपल कोई ऑडियो एल्बम है या कोई सिंगर है जिसने एक दफ़ा गाना गा दिया, ठीक है, अब वो गाना उसने डिजिटल फॉर्म में एक फ़ाइल है, ठीक है, अब वो फाइल जो जो चैनल यूज़ करेगा, जहाँ जहाँ वो प्ले होगा, जिस जिस रेडियो स्टेशन पे वो प्ले होगा, उसकी रॉयल्टी उसको जाएगी। अब वो अपने क्या एक्सपेंसेस माइनस करेगा उसमें से? एक दफ़ा लग गया ना एक्सपेंसेस, तो दैट्स अ 1 टाइम कॉस्ट।
आपको पता है बिजनेसेस के अंदर वन टाइम कॉस्ट में लोग मतलब देखते नहीं है कि यार कितने हैं, बस लगा दो, क्योंकि दैट्स अ वन टाइम कॉस्ट। रिकरिंग कॉस्ट थोड़ी सी भी हो, हम लोगों को मसला होता है कि यार ये तो सारी ज़िंदगी देना पड़ेगा। एग्जाम्पल इसकी है कि मतलब लोग जिस तरह हम लोग रेंट के घर में रहते हैं तो हमें होता है यार किराया बड़ी मुश्किल चीज़ है। वैसे अगर आप देखें तो आप घर 2-3 करोड़ का भी ले लेंगे, 1-1.5 करोड़ का भी ले लेंगे, कि वो वन टाइम कॉस्ट है। सो इट मेक सेंस। अच्छा अब पेपर बैग जो मैंने आपको बताया, जो थिन गत्ते वाली बुक है, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली आपके पास जो रॉयल्टी होती है वो फ्लैट 60% अमेजोन आपको कहता है कि दैट्स योर्स। जो एग्जांपल हमने पहले दी थी कि $10 की अगर आपकी बुक की प्राइस है, ठीक है, सो $4 अमेजोन रख लेगा अपने पास, बिकॉज वो आपसे कोई सब्सक्रिप्शन फ़ी नहीं ले रहा, वो आपसे और कोई चीज़ नहीं ले रहा, उसका प्लेटफॉर्म है, उसी का कस्टमर है, सारा सब कुछ। सो ठीक है, अमेजोन कीप्स असाइड दैट 40% फॉर हिमसेल्फ। अच्छा अब रह गया 60%, वो आपका है। उस 60% में से अमेजोन कहता है कि जो प्रिंटिंग कॉस्ट है आपकी बुक की, ठीक है, वो माइनस होगी। प्रिंटिंग कॉस्ट, अच्छा अब प्रिंटिंग कॉस्ट बेसिकली इट्स अ वेरिएबल। आप देखें, मतलब आप ही बता सकते हैं ना कि आपकी बुक के अंदर कितने पेजेस होंगे, आप ही बता सकते हैं उसका साइज़ कितना होगा, आप बता सकते हैं उसके अंदर इंक कौन सी होगी, वो ब्लैक एंड वाइट होगी, कलर्ड होगी। सो दीज आर ऑल वेरिएबल्स। जब ये डिसाइड हो जाते हैं तो अमेजोन उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट बताता है आपको। ये अपलोड करते हुए आपको बेसिकली मिल जाता है, आपको एक जगह होती है जहाँ पे बेसिकली मेंशन होता है कि भाई अगर आपके इतने पेजेस हैं तो इतनी कॉस्ट है, इतने पेजेस हैं तो इतनी कॉस्ट है। तो आपको उधर ही आइडिया होता है अपलोड करने से पहले। सो श्योर ये लिस्ट प्राइस से ही मुझे ये बात है कि जी जी, किसी भी बुक की प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें ई बुक इतने में बेचनी है, पेपर बैक हम आप कंपेटिटर एनालिसिस करेंगे। आप ये देखेंगे कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो यहाँ से जब लॉन्च हो जाती है ना बुक, तो उसके आगे काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ना वो प्राइवेट लेबल से मिलती जुलती हैं। तो आपने कंपेटिटर एनालिसिस करना है, आपने देखना है कि मतलब वो उसके अंदर कंटेंट क्या अवेलेबल है, पेजेस कितने हैं, क्या वैल्यू है आपके कंपेटिटर के अंदर, और आपने क्या वैल्यू एडिशन किया है अपनी बुक में। सो आप ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे या कम करेंगे। सो बिल्कुल 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 बिल्कुल, इट्स वेरी सिमिलर टू प्राइवेट लेबल। अच्छा फिर ई बुक में दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगर आप ई बुक लॉन्च करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, 70% रॉयल्टी एंड 30% रॉयल्टी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि भाई जब 70% रॉयल्टी का ऑप्शन मौजूद है तो कोई 35% रॉयल्टी क्यों लेगा, है ना, मतलब जब 70% अमेजोन देने को तैयार है तो कोई कम क्यों लेगा। सो इसकी रीज़न ये है कि अमेजोन 70% रॉयल्टी देने के साथ आपको कुछ चीज़ों के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देता है। शुरू में तो अमेजोन आपको कहता है कि भाई आप अपनी बुक फ्री में डालें, बिल्कुल आप फ्री में डालें, और आपने इतने सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आप उसमें से $1 भी नहीं कमा सकते, बिकॉज अमेजोन उसको मार्केट कर रहा है, ठीक है। सो अमेजोन देखेगा कि आपकी वो कितनी ज़्यादा कन्वर्ट हो रही है, कितने लोग उसको पढ़ रहे हैं, कितने पेजेस तक पढ़ रहे हैं। ई बुक में तो अमेजोन के पास इस कह लेंगे डेप्थ तक का भी डेटा आता है कि भाई उसने किस पेज तक पढ़ा है किताब को, ठीक है। आपकी वो खरीदी और कभी खोली नहीं है, या उसने लेते ही उसने फ़ौरन पढ़ दी है, या उसने ख़रीद के फ़ौरन वो आखिरी पेज पे चला गया। सो अमेजोन को सब पता है, ठीक है। एक ज़माने में जब ये बहुत नया मॉडल आया था तो लोग क्या करते थे कि मार्केटिंग के लिए लोग बांग्लादेश में या फिलीपीन में लोगों को हायर करते थे, उन्हें कहते थे यार ये बुक डाउनलोड करो, इसका पहला पेज खोलो और आखिरी पेज खोलो, बस ये $2 ले लो। सर अब एक बात जी जी, से मुझे पता लगा है अभी रिसर्च में कि अभी भी ऐसा हो रहा है कि अगर आप 1000 पेज लेकिन अमेजोन अभी बहुत स्मार्ट हो गया, आपकी रॉयल्टीज़ बीच में से एकदम यूँ गायब भी हो जाती हैं। जब अमेजोन को पता चलता है कि बेसिकली आप उसको मतलब हैक करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो फिर आपको पेनलाइज भी करता है। रॉयल्टीज़ वैसे ही आपको 1 महीना या 20-25 दिन के डिले से आ रही होती हैं, तो वो सब सेटल कर देता है अमेजोन। हाँ जी, बिकॉज अब एल्गोरिदम बहुत स्मार्ट हो गया ना। अब एल्गोरिदम को ये बात पता है कि यार एक एवरेज ह्यूमन बीइंग 1000 पेजेस इतनी देर में नहीं पढ़ सकता। अब वो उसने आपकी किताब यूं करने के लिए तो नहीं ली थी ना कि हर पेज की उसने बस सिर्फ जाना वो फास्ट फॉरवर्ड करना था, ठीक है। अच्छा तो इस तरह की और भी कंडीशंस हैं कि आप एक स्पेसिफिक प्राइस रेंज में अगर सेल करेंगे, ठीक है, तो ही आप बेसिकली 70% रॉयल्टी के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है 35% रॉयल्टी इज़ बेटर देन 70%। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन अगेन डिफरेंट भी हो सकता है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ई बुक्स पब्लिश नहीं की, मैंने पेपर बैग से ज़्यादा पब्लिश किए हैं अभी तक। अच्छा जी, मार्केट प्लेसेस पे आ जाते हैं। 13 मार्केट प्लेसेस मैंने आपको बताई कि 13 मार्केट प्लेसेस में एट द सेम टाइम आपकी बुक अवेलेबल होगी, ठीक है, अवेलेबल होगी। मतलब आप जैसे ही बुक अपलोड हुई आपके पास 13 URLs unique.com.au.co.uk.com, ठीक है, ये सारे URLs आप एग्जिस्ट करते होंगे। अब नाउ इट्स अप टू यू कि आपने किस मार्केट में उसको लॉन्च करना है, किस मार्केट में उसको आपने मार्केट करना है। बिकॉज आपने पहले से थोड़ी सी रिसर्च की हुई होगी ना कि किस मार्केट में कितना सर्च वॉल्यूम है, कहाँ पे कंपटीशन है, कहाँ पे गैप है जो आप फिल कर सकते हैं। सो वो सारी चीज़ें देख के, लेकिन आप इस चीज़ को इस तरह से देखें कि अगर आप कोई एक ऐसे टॉपिक पे, हेल्थ पे, फिटनेस पे आप लिखते हैं तो, और वो इंग्लिश बुक है, तो वो यूके के अंदर भी उतनी पॉपुलर हो सकती है, वो यूएस के अंदर भी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, कनाडा के अंदर भी। तो आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, टारगेट ऑडियंस कितनी बढ़ गई है आपकी। अमेजोन तो डिलीवर कर देगा वहाँ पर। सर अगर हम एट अ टाइम जब
उसको लॉन्च कर रहे हैं, उसको किसी ऐसी जगह पर जहाँ लैंग्वेज डिफरेंस है, तो वहाँ पे भी हमारी बुक जब लॉन्च होगी है तो अब उसकी जो ट्रांसलेशन है वो अमेज़न खुद ही कर देता है या वही नहीं, आपको करनी पड़ेगी। ट्रांसलेशन ऑफ बुक इज़ अ यूनिक बुक, ठीक है, दैट्स अ यूनिक बुक। इसके अंदर ये बड़ी मज़े की अपॉर्चुनिटी है KDP के अंदर कि आप कोई फेमस बुक उठा के उसकी ट्रांसलेशन करके आप उसको अपना नाम आप डालेंगे, उसको क्रेडिट देंगे पूरा, और आप अपना नाम एज अ ट्रांसलेटर डालेंगे और आप वो बुक डाल सकते हैं। लेकिन अगेन बात वहीं आती है कि देखें, जो अमेज़ॉन या ई-कॉमर्स का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है डिमांड से, कि क्या उस लैंग्वेज में उस किताब की डिमांड एग्जिस्ट करती है। अगर करती है, आपके पास कीवर्ड्स हैं, आपके पास एक थोड़ा सा नज़र आ रहा है आपको कि यार ये गैप है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब आपने 13 मार्केट्स में आपने बुक पब्लिश कर दी, ठीक है, तो अब आपके पास दोनों ऑप्शन हैं कि आप चाहें तो किसी एक मार्केट को आप कहें कि भाई .com में मैं $10 की ये बुक बेच रहा हूँ, ठीक है, तो बाकी सारी मार्केट्स में इसी के हिसाब से प्राइस ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। UK में £7 की हो जाए, ऑस्ट्रेलियन में जो है ना $9 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की हो जाए, ठीक है। या अगर आप चाहें तो आप बेसिकली हर मार्केट में जाके अपनी मर्जी की प्राइस रख सकते हैं। इट्स अप टू यू। आप किसी मार्केट में ब्लीडिंग कर रहे हैं, आप अपनी जो है ना वो मार्जिन्स को भी कम कर दें। किसी मार्केट में आपको लग रहा है कि यार अपॉर्चुनिटी अच्छी है और कोई अच्छा कंपटीटर नहीं बैठा हुआ, आप जितना मार्जिन चाहते हैं वहाँ पे आप रखें। सो इट्स अप टू यू कि आप बेसिकली सो आपके ऊपर है कि आपने प्राइस रेंज किस मार्केट में क्या रखनी है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि हमें टाइप्स ऑफ बुक्स समझ आ गई, ठीक है। पेपर बैक, पतले गत्ते वाली, हार्ड कवर नाम से ज़ाहिर है, और ई बुक, ये 3 तरह की बुक्स हैं। अब आ जाते हैं कि क्या चीज़ पब्लिश की जाए, क्या लिखें हम किताब के अंदर, या किस तरह की हम किताब बनाएं, ठीक है। सो बेसिकली हम एक मेजर डिवीजन कर देते हैं बुक्स की टाइप्स के अंदर, जो कंटेंट के हिसाब से, कि हाई कंटेंट एंड लो कंटेंट। सादे अल्फाज में जो लो कंटेंट होती है उसके अंदर अल्फाज कम होते हैं, हाई कंटेंट में अल्फाज ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन इसको मैं आपको एक और तरीके से भी बताता हूँ। देखें, जो हाई कंटेंट है इसकी सबसे सिंपल एग्जांपल है कि आप कोई नॉवल ले लें, ठीक है। एक सिरे से लेके, मतलब पहले पेज से लेके दूसरे आखिरी पेज तक आपने सिर्फ पढ़ना है ना, और तो कुछ नहीं करना आपने उस किताब में, ठीक है। सो नॉवल या नॉन फिक्शन बुक भी अगर ऑथर ने लिख दी है एंड टू एंड, तो इट्स एग्जाम्पल ऑफ हाई कंटेंट बुक। हाई कंटेंट बुक 25 पेजेस की भी हो सकती है। मैंने कहा ना अल्फाज कम होते हैं, तो उसको इस तरीके से ना लें कि जो छोटी बुक होगी वो लो कंटेंट है। 25 पेजेस भी अगर टेक्स्ट से भरे हुए हैं और उसने शॉर्ट स्टोरी लिख दी है, सो दैट्स ऑल्सो अ हाई कंटेंट बुक, ठीक है। लो कंटेंट बुक की एग्जांपल क्या है? लो कंटेंट बुक किसको कहते हैं? लो कंटेंट बुक कहते हैं जो वर्क बुक स्टाइल की बुक्स होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपने बेसिकली रीडर जो है उससे कुछ इनपुट लेनी होती है, आप उससे इनपुट लेते हैं, आप उसको कहते हैं कि भाई मतलब फॉर एग्जांपल कोई फिटनेस की एक बुक है, सही है, इसके अंदर आपने बताया हुआ है कि भाई आप ये एक्सरसाइजेस करें, ये सब कुछ करें, साथ में आपने एक टेबल दे दिया है कि भाई वो अपनी रोज़ की रूटीन उसमें फिल करे, ठीक है। सो नाउ इट हैज़ बिकम अ लो कंटेंट बुक। साथ साथ उसमें उसने रीड किया मटेरियल, उसी के अंदर उसने फिल किया। इसकी और बहुत ही सिंपल एग्जांपल लो कंटेंट की है कलरिंग बुक, ड्राइंग बुक, एग्जैक्टली, ठीक है। कलरिंग बुक, ड्राइंग बुक, या बच्चों की जो डॉट टू डॉट बुक होती है। सो बेसिकली रीडर ने उसको फिल करना है, रीडर ने उसको यूज़ करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। सो ये लो कंटेंट बुक होती है, इसमें आपको इनपुट रिक्वायर्ड होती है रीडर से, ठीक है। अब आप सोचें कि जब हमने स्टार्ट किया था तो शायद सबको लग रहा था कि यार किताब लिखना आसान नहीं है, हम ऑथर नहीं है, हम क्यों किताब लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, किस टॉपिक पे लिखेंगे, क्या करेंगे। लेकिन देखें, बुक तो बुक होती है ना, अगर वो ब्लैंक लाइंस भी हों अंदर तब भी वो इट्स अ बुक, एक वर्ड भी ना उसमें लिखा हुआ, उसका कवर हो, पेजेस हो, बाइंड हुई भी हो, अच्छी सी क्वालिटी हो, सो इट्स अ बुक, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स में अगर मैं आपको बताऊं तो देखें, डायरीज, प्लानर्स, फिटनेस जर्नल, मैंने आपको एग्जांपल दी, वेट लॉस गोल ट्रैकर, कलरिंग बुक, लॉग बुक्स, ठीक है, फूड ट्रैकर। अगर आप देखें ये वेट लॉस जो है ये बड़ा एक मतलब आजकल ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मतलब हर एक को ही प्रॉब्लम है इसका, ठीक है। और लॉग बुक्स, लोगों ने स्पेसिफिक लॉग बुक्स, एक जेनेरिक लॉग बुक भी हो सकती है जिसमें आप अपनी मर्जी की चीज़ें लॉग करें, फिर नीश स्पेसिफिक भी हो सकती है, लॉग बुक फॉर योर ऑफिस वर्क, ठीक है, लॉग बुक फॉर योर ग्रोसरी या कोई और चीज़ जो आपके डेली टास्क हैं आप जो कर रहे हैं, ठीक है। सो आप कोई भी चीज़ लॉग कर सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल है, अक्सर आप हॉस्पिटल्स में देखा होगा आपने, नर्सेज अपने साथ एक लॉग रखती हैं, रजिस्टर रखती हैं, भाई इस पेशेंट का टेम्परेचर क्या है, इसका ब्लड प्रेशर क्या है, इसकी जो है ना वो एंट्री डेट क्या थी, वो सारा वो लॉग कर रही हैं, ठीक है। इट्स अ लॉग बुक, अगेन लो कंटेंट बुक है ये। जी जी, अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे न्यूट्रिशनिस्ट का आजकल बहुत ट्रेंड है, तो वो अपनी आइडिया दे सकती है कि वेट लॉस ट्रैकर या किसी भी तरह का कोई बिल्कुल कैसा है, हम उनसे कंटेंट इकट्ठा करके डिजाइनर को दे के बुक डिजाइन करवा के बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप
नहीं, बात ज़बरदस्त की है, लेकिन इसका फ्लो उल्टा होना चाहिए। इसका फ्लो ये होना चाहिए कि आप बेसिकली उस पर रिसर्च करें इंटरनेट पे बैठ के। आप पहले ऑफ कोर्स डिमांड तो दैट्स फर्स्ट है, ठीक है, वो तो है ही है, ठीक है, वो तो ऑब्वियस है। अब आपने रिसर्च किया, उसको डिज़ाइन करवाया, सारी चीज़ें करने के बाद आपने उस डॉक्टर को कहा कि आप ज़रा इसको देख लें एक दफ़ा कि ये ठीक है या नहीं है, क्योंकि डॉक्टर आपको इतनी इनपुट नहीं देगा, या जो उस फील्ड का एक्सपर्ट होगा वो नहीं देगा। डॉक्टर को आप यूज़ करें एज प्रूफ रीडर, ठीक है। अगर आपने उस जिस टॉपिक पे आपने बुक लिखी है, अगर आपने उसके एक्सपर्ट से उसको प्रूफ रीड करवा लिया, तो इससे ज़्यादा सॉलिड मतलब क्या प्लान होगा, ठीक है। तो आपको जी सर्च के लिए टूल्स अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। मैंने कल ही ग्रुप में पोस्ट किया, ई-कॉमर्स बाय एनेबलर्स जो ग्रुप है उसमें मैंने टूल्स से रिलेटेड एक पोस्ट की है, किंडल नगेट्स हैशटैग आप सर्च करें तो उसमें मैंने डिटेल भी डाली है, मैं नाम भी बता दूंगा टूल्स के भी। जी, क्वेश्चन ये है कि ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड होती है, तो सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि आप एक डाइट प्लान आप ले रहे हैं तो ह्यूमन के लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। सर सॉरी, मेरा बेटा मेरे साथ है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जी किसी तरह से हार्मफुल हो सकता है कुछ भी ह्यूमन के लिए वो कंटेंट, तो उसको रेगुलेट करने के लिए Amazon को सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड करता है? नहीं, ऐसी कोई सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। देखें इसमें ना बेसिकली आपने सर्टिफिकेशन आप बेसिकली कोई अपनी चाहें तो दिखा दें, मतलब आप अगर आपके पास है या आप किसी न्यूट्रिशन से इनपुट लेके वो चीज़ क्रिएट करें, लेकिन अदरवाइज इट्स अ कंटेंट। किताब तो कोई भी लिख सकता है, सही भी लिख सकता है, गलत भी लिख सकता है। तो ये तो बेसिकली रीडर के ऊपर है ना कि वो ऑथेंटिक ऑथर की बुक उठाता है, क्या चीज़ देख के आपकी बुक खरीदता है। जो बात आपने की है मतलब इस हद तक तो मतलब मुझे अभी तक कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं फेस की मैंने अमेज़ॉन की, लेकिन कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर अमेज़ॉन आपको मना करता है लिखना से। और वो क्लेम भी कर सकता है कि जिस तरह हमारे पास A to Z क्लेम आ जाते हैं, या कोई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर आपकी बुक में कॉपी पेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ है, या इवन एक सेंटेंस भी, मैं मतलब जब लोग काम कर रहे होते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि एक सेंटेंस भी एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। गूगल से उठा के आपने एक सेंटेंस भी अगर आपने उठाया है तो आप उसको चेंज करें, उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करें, उसमें सिनोनिम्स चेंज करें, एटलीस्ट उसके अंदर कोई चीज़ें मतलब डिफरेंट होनी चाहिए। अदरवाइज अमेज़ॉन के एल्गोरिदम, आपको पता है अमेज़ॉन गूगल लेवल की कंपनीज, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है उनके लिए मैच करना कि ये कंटेंट कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। वो तो बड़े बड़े सर्च इंजन हैं, वो अमेज़ॉन भी एक पूरा एक सर्च इंजन है। सर ग्राफिक्स और डिज़ाइन और लोगोस वगैरह ये चीज़ें भी ये कॉपीराइट किस तरह प्रोटेक्टेड होती है? जैसे फॉर एग्जांपल टर्म्स तो इजी है, साइट्स में उस पे जाके बिल्कुल सही है, समझ आ जाती है। जो पीओडी में अक्सर ग्राफिक्स जब जो पहला पेज होता है उस पे जो आपके ग्राफिक्स होते हैं या लोगोस होते हैं या कोई कंटेंट, उसको Amazon कैसे वेरीफाई करता है? देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो आर्ट रिलेटेड चीज़ होती है ना, ठीक है, ग्राफिक्स हो गए या इवन स्टोरीज हो गई हैं, वो उसका जो डिफ़ॉल्ट कॉपीराइट होता है ना, जो पहले पब्लिश करता है ना, इट बिलोंग्स टू हिम और हर, ठीक है। मतलब अमेज़ॉन अभी इस चक्कर में पड़ता ही नहीं, क्योंकि उसने कॉपीराइट प्रोटेक्ट करना है ना, किसी ऑथर का, किसी डिज़ाइनर का, किसी आर्टिस्ट का। तो वो ये कहता है कि अगर आपने मतलब सबसे पहले आपने अगर पब्लिश किया सो इट बिलोंग्स टू यू, अनटिल अनलेस कोई और ये प्रूफ नहीं लेके आता कि ये लोगो या ये डिज़ाइन या ये फाइल या ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पब्लिश किया था और मैंने इस बंदे से बहुत पहले पब्लिश किया था। तो सर इसमें हम ट्रेडमार्क जो है वो पहले हमें रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपनी बुक का? देखिए रिक्वायर्ड नहीं है, नेसेसरी नहीं है, मतलब अगर आप कर लें तो इट्स गुड टू हैव, सो दैट आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तब जिस तरह आप प्रोडक्ट हंटिंग में बड़े ब्रांड्स को खुद ही से छोड़ देते हैं कि यार इनसे पंगा ना ही लिया जाए तो बेहतर है, तो इस तरह अगर आप अपने ऑथर नेम या ब्रांड नेम रजिस्टर कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका फ़ायदा होगा। और जो ऑलरेडी पीएल के लिए किया हुआ उसके लिए भी कर ऑलरेडी कर तो सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन ये होगी कि आप सेपरेट अकाउंट से करें। और इस यूपीसी जैसे हम उसमें प्रोडक्ट के लिए बाय करते हैं तो इसके अंदर ISBN होता है, ISBN बुक्स के साथ ISBN नंबर होता है जो कि बेसिकली अमेज़ॉन आपको खुद देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अदरवाइज़ अगर आप अपनी बुक पब्लिकली ट्रेडिशनली जाके पब्लिश करें सो उसके लिए आपको ISBN ख़रीदना पड़ता है। हर बुक का एक यूनिक कोड होता है, जैसे हर प्रोडक्ट का एक यूनिक एसन होता है ना अमेज़ॉन के ऊपर। सो एवरी बुक इन द वर्ल्ड हैज़ यूनिक ISBN नंबर। वो ISBN नंबर अमेज़ॉन आपको खुद से क्रिएट करके आपको ऑटोमेटिकली दे देता है जब आप बुक पब्लिश कर रहे होते हैं। सर जी जैसे आपने कहा हाई कंटेंट में नोवेल्स आते हैं, जी जी नोवेल्स के अंदर हम 2 to 3 स्टोरीज, फॉर एग्जांपल स्टोरी बुक कर लेते हैं, उसके अंदर हम 2 to 3 स्टोरीज डाल देते हैं और उसके एंड पे एक टेबल डाल देते हैं कि विच स्टोरी यू लाइक द मोस्ट, विच लाइन यू लाइक द मोस्ट, और कुछ स्माइलीज वगैरह इस तरह के अट्रैक्टिव चीज डाल देते हैं, उससे वो लो कंटेंट बन जाएगा। देखिए असल में ये आपके ऊपर है, आप लो कंटेंट हाई कंटेंट ये आपके लिए है, अमेज़ॉन के लिए नहीं है, ना कस्टमर के लिए है।
ये आपने देखना है कि आप किसी हाई कंटेंट बुक को उठाएं, ठीक है, और आप उसका लो कंटेंट वर्जन बना दें, ठीक है, ये आपने डिसाइड करना है। फिर आपकी हाई कंटेंट अगर कोई नॉवल है और आप उसमें, क्योंकि लो कंटेंट बनाने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा आपको, सवाए इसके कि जो लो कंटेंट है वो बनाना आसान है, ठीक है, उसके अंदर जाहिर सी बात है आपने टेक्स्ट कम लिखना है, उसमें एक्सरसाइजेस टाइप की चीज़ें ज़्यादा होंगी, ब्लैंक लाइंस, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की चीज़ें ज़्यादा होंगी। कलरिंग बुक की जैसे मैंने एग्जांपल दी, अब वो आपको बेसिकली आउटलाइन बनानी है। अगर आप एक एनिमल कलरिंग बुक बना रहे हैं, बजाय इसके कि आपको पूरा एक मतलब एक पूरी इलस्ट्रेशन बनानी है, आपने सिर्फ एक आउटलाइन बनानी है, ठीक है, तो आपको काम कम करना पड़ रहा। सो लो कंटेंट का उस तरह से कोई फ़ायदा नहीं होता। अपॉर्चुनिटी क्या है ये बेसिकली मैटर करता है कि आपने जो अपॉर्चुनिटी आपने निकाली है वो लो कंटेंट की है, हाई कंटेंट की है, बिकॉज हाई कंटेंट लिखवाने में कॉस्ट ज़्यादा आती है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, क्योंकि बात हो रही है हाई लो कंटेंट की, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो स्टोरीज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो नॉवेल्स भी लिख सकते हैं, आप उनसे लिखवा सकते हैं, या आप में से कुछ लोग होंगे जो खुद लिख लेंगे। मैं मतलब एज अ ट्रेनर आई वुडंट रिकमेंड कि आप स्टार्ट स्टोरीज से लें या उस बुक से लें जो आपने खुद लिखी है। उसकी रीज़न है, उसकी एक एग्जांपल भी देता हूँ आपको। देखें, मैंने आपको कहा ना कि जब ऑथर अपनी किताब लिखता है ना, तो वो मतलब अपनी किताब का सबसे बड़ा फ़ैन वो खुद होता है, ठीक है। उसने वो किताब लिखी होती है, उसने टाइम स्पेंड किया होता है, उसने प्लॉट सोचा होता है, उसने टाइम लगाया होता है, उसकी एक मेहनत होती है उसके अंदर, ठीक है। सो कोई पब्लिशर अगर उसको कहना कि यार ये चीज़ ठीक नहीं है, ऐसे कर दो ऐसे कर दो, तो उसको छोटी सी बात पे होता है कि यार मतलब मैंने लिखी है, मुझे पता है कि इसमें क्या ठीक है क्या गलत है, सही है। अब आप आ जाएँ, जो लोग स्टोरीज़ पढ़ते हैं, आप में से कुछ लोग नॉवेल्स पढ़ते होंगे, स्टोरीज़ पढ़ते होंगे, ड्रामास भी देखते होंगे। कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि हमें स्टोरी लाइन पसंद नहीं आती, यार ये एंडिंग अच्छी नहीं हुई है स्टोरी की, ये कैरेक्टर उन्होंने एमी मार दिया ऑथर ने, ठीक है, ये मतलब ये अच्छा खासा एक चल रहा था, या सो भी मतलब सो आपकी एक डिफरेंट तरह की एक एक्सपेक्टेशन होती है उस स्टोरी से या उस चीज़ से। सो आप ये चाहेंगे कि आप अपनी पहली बुक खुद लिखें या किसी से बहुत पैसे देके लिखवाएं, ठीक है, और उसके ऊपर कोई नेगेटिव रिव्यू आए कि ये एंडिंग अच्छी नहीं हुई इसलिए मैं उसको 1 स्टार दे रहा हूँ, या ठीक है। तो मतलब रिस्क ऐड हो जाता है ना, जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं या कोई नई चीज़ कर रहे होते हैं, तो हमारी जो पहली प्रायोरिटी होती है वो होती है कि हम रिस्क को मिनिमाइज से मिनिमाइज करें। अब उस नॉवल में ना कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ना कोई फॉर्मेटिंग की मिस्टेक है, आपका आइडिया भी बहुत अच्छा था, सारी चीज़ें सब ज़बरदस्ती, लेकिन आपने जो सोचा, क्योंकि देखें जो आप सोचेंगे दुनिया तो इस तरह नहीं सोच रही ना, ठीक है। योर ओन इंटरेस्ट या एक्सपर्टीज़, वो कहते हैं ना, कोटेशन है कोई इस तरह की कि मतलब योर ओन इंटरेस्ट और योर ओन एक्सपर्टीज़ इज़ नॉट योर टारगेट मार्केट। योर टारगेट मार्केट इज़ वेरी डिफरेंट। अगर आप ये चीज़ सोच लेना तो फिर आपको ये नहीं लगेगा कि यार अगर ये मुझे अच्छा लग रहा है ना तो ये सबको अच्छा लगेगा, या ये मुझे चूंकि इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है तो सबको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आपने प्रोडक्ट हंटिंग, आप ये देखें, मतलब मैं नहीं चाहता कि आप मुझे बताएं कि आप लोगों के प्रोडक्ट्स क्या हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो लोग मतलब बड़ी अजीब अजीब चीज़ें बेच रहे होते हैं इंटरनेट के ऊपर। अब उनका इंटरेस्ट तो नहीं होता ना, ठीक है, डिमांड से स्टार्ट होगा। आपने डिमांड देखी, अब आप उसमें एक्सपर्ट नहीं भी हैं तो एग्जैक्टली आप लिखेंगे। अगर आपको फॉर एग्जांपल मतलब आप जो है ना वो गोश्त खो रहे हैं, आपको बहुत जो है ना, लेकिन आप वीगन डाइट के ऊपर बुक लिख लेंगे, आपको होगा कि भाई ठीक है, जो वेजिटेरियन है उनके लिए कोई आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको गाजर मूली सब्जी से कोई मतलब शगफ नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे, आप कहेंगे यार अच्छा ठीक है बुक लिखनी है, लिखेंगे, ठीक है। सो आपका इंटरेस्ट इज़ वन थिंग। ये बहुत रेयर केस होगा कि आपका इंटरेस्ट और डिमांड इकट्ठी हो जाए, ठीक है, आपका इंटरेस्ट और डिमांड इकट्ठी हो जाए, ये बड़ा मतलब रेयर केस होगा। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई जब आप लोग नई चीज़ स्टार्ट करें, आप स्टार्ट उस तरह करें जो एक मॉडल है। अगर लो कंटेंट से स्टार्ट करेंगे आपकी कॉस्ट कम लगेगी, आप जल्दी से बनवा सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं डिज़ाइनर्स को, आपको प्लॉट नहीं सोचना, चीज़ें नहीं सोचनी, थिंकिंग टाइम कम हो गया आपका, प्लानिंग टाइम कम हो गया, क्रिएशन टाइम कम हो गया, आप मार्केट में जल्दी आ गए, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको हेल्प आउट करती हैं। दैट्स वाई फिक्शन इज़ नॉट रिकमेंडेड। जी, उधर से हाथ किसी ने उठाया, आपका क्वेश्चन है कोई? अच्छा सर, इसमें कौन सी कैटेगरी आप रिकमेंड करेंगे जिसमें हम जाए स्टार्ट में? यार देखें, कैटेगरी बहुत एक जेनेरिक चीज़ है, ठीक है। फिटनेस बहुत बड़ी फील्ड है, इसी तरीके से आप कह लें कि कलरिंग बुक्स हैं या आर्ट रिलेटेड बुक्स हैं, बहुत आपको इसके अंदर बुक्स के अंदर स्पेसिफिकली आपको नीश डाउन करना होता है। नीश समझते हैं, नीश क्या होती है? नीश बेसिकली एक सेगमेंट होता है जिस सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको नीश डाउन करूं तो वेट लॉस गोल ट्रैकर फॉर टीन एज, या बल्कि फॉर एग्जांपल इसको आप कर दें फॉर 50+ एडल्ट्स, ठीक है, या आप एज लिमिट कर दिया आपने। फिर इसी तरीके से आप कर सकते हैं कलरिंग बुक फॉर किड्स एज 8 to 12।
आपने कितना उसको स्पेसिफिक कर दिया, ठीक है। अब 8 to 12 जो बच्चे होंगे वो एक खास तरह के कैरेक्टर्स को फॉलो कर रहे होंगे, उनका एक खास इंटरेस्ट होगा, वो मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब उसको नीच डाउन करते चले जाएंगे आप, तो वहाँ जाके आपने अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो अगर मैं आपको अभी कह दूँ ना कि वेट लॉस और गोल ट्रैकर में बहुत अपॉर्चुनिटी है, तो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन आपको उसके अंदर जाके अपना गैप ढूंढना है। वो जिस तरह प्रोडक्ट हंटिंग की आपको टेक्निक्स पता है, इसमें भी इस तरह प्रोडक्ट हंटिंग होती है, बुक हंटिंग होती है। आपको देखना है कि एक्चुअली कहाँ पे गैप है, किन लोगों को टारगेट अभी नहीं किया गया, ठीक है। ये एग्जांपल बाय द वे अगर आपको लोग नज़र आ रही है तो बेसिकली ये भी एक लो कंटेंट बुक की एग्जांपल है। ये डे 1 है। ये आप अपनी यहाँ पे सारी मेजरमेंट्स लिख देते हैं कि आपकी जो है वो चेस्ट कितनी है, वेस्ट कितनी है, वेट कितना है बॉडी का, वो आप बेसिकली डे 1, डे 2, डे 3 एंड देन कोई 365 डेज़ का आप मे बी शायद फिटनेस प्लान फॉलो कर रहे हो या 90 डेज़ का कर रहे हो। सो इस तरह का जर्नल आप जो है ना वो परचेज़ करेगा कस्टमर, और उसमें अपनी डिटेल्स लिख दिया करेगा रोज़ की, कि भाई रोज़ कितना कितना डिफरेंस आता गया। तो ये एग्जाम्पल थी बेसिकली लो कंटेंट की। अच्छा जी, इससे आगे डिस्कशन बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर अभी तक किसी के कोई सवाल है ना तो वो पूछ लें। जी सर, अमेज़न की जो प्रोडक्ट हंटिंग है वो बेसिकली ज़्यादा नंबर्स, आइडियाज भी इवन आपको नंबर्स मिल जाते हैं। बहुत केडीपी मतलब आप ये कह रहे हैं कि सेल्स पता चल जाती हैं कंपटीटर्स की, और ये सारा उससे आइडियाज भी आते हैं। सही, आइडियाज आपको सोचने नहीं पड़ते, मतलब आपको नहीं सोचने पड़ेंगे आइडियाज, नंबर से ही बिल्कुल नंबर से ही आइडिया होगा। सॉरी, यहाँ से किसी का क्वेश्चन था। बिल्कुल शेयर करेंगे। अभी इस प्रेजेंटेशन में नहीं है, लेकिन बेसिकली क्राइटेरिया पे काम हो रहा है अभी, क्योंकि आपको पता है अभी इनेबलर्स ने भी अपना जो क्राइटेरिया है वो अपडेट किया है। सो वो क्राइटेरिया अभी हम किंडल का भी थोड़ा सा उन्हीं गाइडलाइंस के हिसाब से अपडेट कर रहे हैं, सो दैट हम फिर सबके साथ शेयर कर सकें। तो सर मार्केटिंग के लिए आपने बात की, तो क्या इसकी मार्केटिंग भी हम पीपीसी के थ्रू इस पीपीसी के थ्रू करता हूँ। पीपीसी बहुत ही कहना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट पिलर है इस पूरे बिजनेस मॉडल का। इसमें तो हम सेलर नहीं है, अमेज़न सेलर है। ठीक है, आप उसको बेचने में हेल्प कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपकी किताब वो बेचे, तो आप मार्केटिंग कर रहे हैं। और सर वैसे भी कीवर्ड्स वगैरह तो हम ही प्रोवाइड करेंगे ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल जाहिर सी बात है। आपको ही तो पता है कि वो कहाँ बिकेगी, कहाँ रैंक करनी है, किस कंपटीटर के साथ अगर हम बैठे होंगे तो हम मतलब हमारी कन्वर्जन ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। वो सारा तो मतलब एग्जीक्यूशन प्लानिंग तो सारी आप कर रहे हैं ना। अमेज़न तो बेसिकली फुलफिल कर रहा है, वो कहता है ये ऑर्डर आएगा मैं फुलफिल कर दूंगा। स्टार्ट में बताया था कि 35% में हम जब लेते थे शुरू में हमें वो, या 70% लेते थे शुरू में, हम कुछ नहीं उनसे लेते। बिल्कुल सही है। तो उसमें वो खुद एडवर्टाइज कर रहा होता है या करता है जब भी तो वो ये कहता है कि मैं एडवर्टाइज करूंगा, पैसे नहीं दूंगा, ना आपको दूंगा ना खुद निकालूंगा। वो बेसिकली किंडल अनलिमिटेड बेसिकली एक प्रोग्राम है जिसके अंदर जिस तरह नेटफ्लिक्स है ना, कि आप मंथली सब्सक्रिप्शन दे देते हैं एंड देन मतलब आप जो आपने वॉच करना आप कर लें, सीजन एपिसोड वट एवर, टाइम भी नहीं मतलब बाउंड होता, कुछ भी नहीं, कोई लिमिट नहीं होती, पर मंथ आपने सब्सक्रिप्शन देनी है। तो वो सब्सक्रिप्शन आप जो बेसिकली KDP के अंदर भी यही सीन है कि किंडल अनलिमिटेड में लोग क्या करते हैं, कहते हैं आप महीने के $10-20 देते रहेंगे, फिर हमारी मर्जी हम जितनी किताबें पढ़ें। तो अमेज़न क्या करता है कि वो उनके लिए वो ओपन कर देता है बुक, ठीक है। सो लेकिन वो उसमें से भी रॉयल्टी के मॉडल्स हैं, वो फिर बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगी इंशाल्लाह, जब उस स्टेज तक पहुँचेंगे तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मतलब ये और भी इसके अलावा मॉडल्स हैं अमेज़न के ई बुक से रिलेटेड। किंडल सेलेक्ट है, किंडल अनलिमिटेड है, किंडल वेला है। किंडल वेला इस तरह की चीज़ है कि आप एपिसोड बाय एपिसोड लॉन्च कर सकते हैं अपनी बुक। नॉवेल्स में, स्टोरीज़ में होता है ना कि भाई पहली एपिसोड आ गई, फिर दूसरी एपिसोड आ गई, फिर तीसरी एपिसोड आ गई। अगेन मैं नेटफ्लिक्स की एग्जांपल दूंगा बिकॉज सब लोगों को आइडिया है उसका। सो इस तरीके से आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं अपनी ई बुक के लिए। सो देयर आर डिफरेंट मॉडल्स। अच्छा, अब यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई कि ठीक है, हमने बुक्स बनानी है, ठीक है, या बनवानी है, और हमने अपलोड करनी है, और हमने उससे रॉयल्टी कमानी है, ठीक है। अब यहाँ से आगे ना बेसिकली जो भी बंदा KDP पे पब्लिशिंग करना चाहता है उसके पास ना 2 रास्ते होते हैं। उसके पास 2 तरीके होते हैं कि भाई मैं या तो ये कि मैं बहुत सारी बुक्स अपलोड करूं और उनसे थोड़ी थोड़ी रॉयल्टी कमाऊं, या मैं कोई 1 या 2-3 बुक्स डालूं लेकिन उनके अंदर ज़बरदस्त किस्म का मार्जिन हो, ठीक है, और वो मैं PL की तरह बिल्कुल प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट की तरह उसको मैं लेके चलूँ, उस पर ज़बरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट करूँ, रैंकिंग करूँ, गिव अवेज दूँ, प्रॉपर उसको जाना मैं लेके चलूँ, वो एक प्रोडक्ट फिर PL की तरह आपको रिटर्न देगा। अब ये क्वेश्चन है ना कि KDP के अंदर कितना पोटेंशियल है कि आप PL की तरह आप उसको देख सकते हैं या नहीं देख सकते, तो उस पर आते हैं। बाय द वे, इस प्रेजेंटेशन का जो स्क्रीनशॉट है ना, सॉरी जो लास्ट इसकी जो स्लाइड है ना बेसिकली उस पर एक स्क्रीनशॉट है। वो स्क्रीनशॉट देख के ना आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब जो अभी और भी जहन में आ रहे हैं ना वो क्लियर हो जाएंगे कि हम ये सब कुछ करना क्यों चाहते हैं, मतलब वाई वी शुड डू KDP। बाकी इतने सारे बिजनेस मॉडल एग्जिस्ट करते हैं, सारा सब कुछ ठीक है। अच्छा जी, मल्टीपल लो कंटेंट बुक्स का क्या सीन है कि मल्टीपल लो कंटेंट बुक्स जो हैं बेसिकली आप
ये देखते हैं, अभी देखें आप लोगों को पता है कि कितना सप्लाई एंड डिमांड और ये सारी चीज़ों का जो बेसिकली एक पूरा मैकेनिज्म है, आपने ये देखना है कि अगर बहुत ही कम्पिटिटिव बुक होगी तो उसके अंदर कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको जगह बनाने में बहुत टाइम लगेगा ना, ठीक है। सो आप अगर कोई ऐसी बुक उठा लें जिसके अंदर कंपटीशन थोड़ा कम है, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि रिव्यूज़ भी कम है, सेल्स भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मतलब मैं $50 महीने के बना लूँ इसमें से तो गुड इनफ। सो आप क्या कर सकते हैं, कीप ऑन एडिंग मोर बुक्स टू योर अकाउंट और आप आहिस्ता आहिस्ता उस अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। $50 to $200 की बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ निकल आती हैं लो कंटेंट बुक्स में, ठीक है। ये मैं आपको बड़ी क्लियर पिक्चर दे रहा हूँ, मैं आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखा रहा कि जी आप मतलब पहली बुक ही आप डालेंगे और आप महीने के जो है ना वो $5000 बनाने शुरू कर देंगे, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको प्रूफ दूंगा कि $5000 बनाए जा सकते हैं फ्रॉम वन बुक, ठीक है। वो मैं आगे आ रहा हूँ उसकी तरफ, ठीक है। तो ये बेसिकली आप मल्टीपल बुक्स उठाएंगे, लो कंपटीशन वाली, हाई डिमांड वाली, और आप ऐड करते चले जाएंगे अपने अकाउंट में। ये थोड़ा सा स्लो एंड स्टेडी मॉडल है, इसमें आप 1 साल 1.5 साल के बाद आप $1000 या $1500 की रेंज में आप आ जाएंगे मंथली रॉयल्टीज़। अच्छा, मज़े की बात ये इस तरह का बिजनेस है कि इसमें आपके शुरू में आपका टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है, आपकी बुक रैंक करने में, मार्केट करने में, बाकी चीज़ों में। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि रॉयल्टीज़ ऐड होती चली जाती हैं, जब रॉयल्टीज़ आना शुरू होती हैं आपके रिव्यूज़ भी बेहतर होते हैं, सारा एंड पे जाके आपके लिए बिल्कुल रियल पैसिव इनकम बन जाती है। आपको मैक्सिमम 5 आवर्स देने एक वीक के अंदर अपने अकाउंट को मैनेज करने के लिए। जब ये आप $1500 के अराउंड या $1000 के अराउंड जब आप कमा रहे होंगे, तो उस वक्त आपको जो टाइम होगा वो इंतहाई कम होगा, बिकॉज आपने अपनी सिर्फ PPC मैनेज करनी होगी, आपने अपनी PPC थोड़ी बहुत देखनी होगी, आप बस ये देखना है नेगेटिव रिव्यूज़ तो नहीं आ रहे, कोई नया कॉम्पिटिटर तो नहीं आ गया, कोई और इशू तो नहीं हो रहा। सो ये सारी चीज़ें बस आपने देखनी है एक दफ़ा, रोज़ आप कितना टाइम लगा देंगे इन चीज़ों को चेक करने के लिए, ठीक है। सो ये बेसिकली रियल पैसिव इनकम की तरफ जाने का मतलब बेस्ट राउट है। सर आपकी बात एक और पूछना जी, चाहती sure. हूँ। ये जो आप बता रहे हैं मल्टीपल लो कंटेंट्स, अगर हम PL की तरफ जाते हैं तो उसमें हम जब ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च आते हैं तो हम BBL, एक पर्टिकुलर नीश लेके चल रहे होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है तो उसी के रिलेटेड Exactly, तो क्या exactly. इसमें भी हम कोई बिल्कुल। पर्टिकुलर नीश? अच्छा, ये अगेन आपके ऊपर होगा, ठीक है। अगर आप नीश लेके चलते हैं तो उसका फ़ायदा होता है, मतलब उसका फ़ायदा ये है कि देखें आपका जो पुराना कस्टमर है आप उसी को ही दोबारा से कन्वर्ट कर लेंगे। आपने एक बुक लॉन्च की, उससे अगली बुक आपने उससे सिमिलर लॉन्च की, आपको पता है कि भाई एक फिटनेस की बुक लॉन्च की है तो मुझे अगली डाइट की कर लूँ तो फिट है, रेलिवेंट है। जो फिटनेस के लिए कंसर्न होता है वो डाइट कॉन्शियस भी होता है, ठीक है। सो ये चीज़ बेसिकली आपके ऊपर है कि अब आप उसको एज अ ब्रांड बनाना चाह रहे हैं उस ऑथर नेम को, या आप एक बुक लॉन्च करके फिर दूसरी नीश में बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि हो सकता है आपको जो लो कंटेंट बुक्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, एक आप डाइट पे लिखें, एक आप ब्लॉग बुक बनाएं, एक आप कलरिंग बुक बनाएं, एक आप प्लानर बना दें, कोई मतलब डिफरेंट चीज़ें। अब एक ही ऑथर ने इतनी सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, वो भी अजीब लगता है कि भाई ये इनकी कोई एक एक्सपर्ट एरिया ही नहीं है। सो इट्स अप टू यू। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि आप अनलिमिटेड पेन नेम्स यूज़ कर सकते हैं। पेन नेम क्या होता है? पेन नेम होता है फ़र्ज़ी नाम, ठीक है। फ़र्ज़ी नाम आप बेसिकली, अच्छा उसकी रीज़न भी है। अब बात असल में उस तरफ डायरेक्शन में चलेगी तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि देखें फ़र्ज़ी नाम या पेन नेम जो होता है वो आप क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज आपका जो एंड कस्टमर है वो कौन है? वो नेटिव इंग्लिश स्पीकर है, ठीक है। क्या आप तो चले नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं है ना, ठीक है। आप क्या कोई इंग्लिश की ग्रामर की बुक किसी चाइनीज़ ऑथर की लेके पढ़ेंगे? ठीक है, सिंपल सी बात है। सो बेसिकली आप कनेक्ट करेंगे कि यार ये इंग्लिश की बुक है, सो किसी इंग्लिश ऑथर ने लिखी हो तो ज़्यादा बेहतर है ना। Pseudonyms, जैसे क्या? हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, ये पेन नेम्स एग्जैक्टली, आप विलियम, डेविड, वटेवर जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन अगेन वही बात है, उस नाम का कोई और बंदा एग्जिस्ट करता होगा, हो सकता है उसकी कोई वेबसाइट भी हो, कुछ भी हो। तो आपने पेन नेम सेलेक्ट करते हुए देखना है कि भाई और कोई एग्जिस्ट तो नहीं करता अमेजोन पे। अमेजोन ऑटोमेटिकली बुक्स को मर्ज भी कर देता, मतलब रिजल्ट्स को मर्ज कर देता। तो आपने मतलब डेविड विलियम सर्च किया लेट्स सपोज, तो वो विलियम डेविड जो है ना वो जो था वो भी आ गया आपके, मतलब कस्टमर की जो सर्च रिजल्ट्स थे उनमें आ जाएगा वो। सर हमें अपने ऑथर को क्रेडिट देने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैंने किसी जगह आके मुझे लिख दो बुक फ्रीलांसर पे, फाइवर पे, अपवर्क पे, तो शुड आई मेंशन हिज नेम ऑन? देखें ये बेसिकली जो सर्विस आप जब लिखवाते हैं ना, किसी से डिज़ाइन करवाते हैं, तो आप उनको ये बात पता होती है कि वो वाइट लेबल करके देंगे आपको, मतलब वो उसका क्रेडिट नहीं लेंगे, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है गोस्ट राइटिंग, ठीक है। गोस्ट राइटिंग मीन्स नो नेम, नथिंग, कोई क्रेडिट नहीं, कुछ नहीं। आपने पे पर वर्ड करना है, ठीक है। आपने 10,000 वर्ड लिखवाए, 5,000 वर्ड लिखवाए, 1,000 वर्ड लिखवाए, वटेवर, ठीक है। जस्ट लाइक आप एक लोगो का पे करते हैं, ठीक है, डिज़ाइन पर डिज़ाइन आप पे करते हैं, आप उसकी रॉयल्टी तो नहीं देंगे, उसका क्रेडिट तो नहीं देंगे कि मैंने लोगो, कभी आपने देखा बहुत कम लोग होते हैं जो डिज़ाइन करवाते हैं लोगो और उसका क्रेडिट देते हैं, कहते हैं हमारा लोगो है ज़बरदस्त, हमने किसी को पैसे देके बनवाया है, ठीक है। सो इसमें ये चीज़ नहीं होती। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो ये है कि जिससे आपने किताब लिखवाई है या डिज़ाइन करवाई है, इतनी आपकी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो आपसे पहले नहीं पब्लिश कर देगा। ये आपने देखना है, बिकॉज मैंने आपको बताया डिफ़ॉल्ट कॉपीराइट बिलोंग्स टू द वन जो कि पहले पब्लिश करता है,
ठीक है, तो ये ज़रूर है कि मतलब आप जो है ना जाके किसी बहुत ही वेटरन किस्म के किसी सेलर को चीज़ बड़ा अच्छा आइडिया निकाल के दें और वो बुक बनाए भी और चढ़ा भी दे और फिर आपको भी दे दे और आप जब चढ़ाएं तो अमेज़ॉन कहे कि ये पहले से एग्जिस्ट करती है। तो ये चीज़ थोड़ा सा बस इसके अंदर एक कंसर्न है जो कि आपको रखना है ध्यान में। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं मल्टीपल लो कंटेंट बुक्स की तरफ। ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं ना, बेसिकली आप ये देखें 223 यूनिट सोल्ड हैं। ये डॉलर्स नहीं है, इनकम नहीं है, रॉयल्टीज़ नहीं है, ये यूनिट सोल्ड हैं 223 बुक्स। ये जो मल्टीपल कलर्स के आप वर्टिकल बार्स देख रहे हैं, ठीक है, ये मल्टी कलर्स के लाइट ऑफ हो सकती है, अगर हो सकती है तो बेहतर है। वो भी बंद हो गया, बहुत ही बेहतर हो गया। अच्छा खैर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपने थोड़ा सा तो आइडिया हुआ है ना कि देखें जो कलर्स बेसिकली वर्टिकल बार्स में थे ना, ठीक है, बेसिकली जो आप मल्टीपल कलर्स एक ही वर्टिकल बार में देख रहे थे वो डिफरेंट बुक्स थी। हर बुक की सेल्स अमेज़ॉन आपको, ये KDP के सेल्स डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट है। सो बेसिकली अमेज़ॉन आपको ये बता रहा होता है कि भाई आज के दिन में आपकी ये बुक इतनी बिकी है, ये इतनी सेल हुई है, ये इतनी सेल हुई है, ये इतनी सेल हुई है, ठीक है। सो बेसिकली आपको अमेज़ॉन ने कंसोलिडेट कर दी इन्फॉर्मेशन एक ग्राफ के अंदर कि आपको देख के पता चल जाएगा कि यार अच्छा ठीक है, ये वाली बुक ब्लू कोड के साथ आ रही है तो ये ब्लू की इतनी सेल्स हुई हैं, ग्रीन की इतनी सेल्स हुई हैं, ऑरेंज की इतनी सेल्स हुई हैं, ठीक है। सो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मेरे पास आज की सबसे ज़्यादा सेल होने वाली बुक कौन सी है, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन है मीनवाइल वो कर लें, कोई अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। सर पीपीसी वो हमारे रॉयल्टी से डिडक्ट करेगा, सेपरेट अकाउंट लगाना पड़ेगा? सेपरेट अकाउंट लगाना पड़ेगा ना, तो आपके ऊपर है, आपने कितनी आपकी रॉयल्टी कुछ बनी ना रही हो और $1000 की आप मार्केटिंग चला दें, कहाँ से काटेगा। सो आपको सेपरेट अकाउंट अटैच करना पड़ेगा जी। बुक हम अपलोड करते हैं सॉफ्टवेयर में, तो वो जाती बात वहाँ पे स्पेस लेती है। बिल्कुल सर। तो अगर हमारी मल्टीपल बुक्स हैं वो सेव नहीं हुई तो वो कुछ टाइम के बाद मतलब उसको रिमूव कर देते हैं। देखें कम से कम आपको इतना तो ट्रस्ट होना चाहिए गूगल और अमेज़ॉन पे कि उनको स्पेस का कभी इशू नहीं होता, ठीक है ना। तो ये जिस लेवल की कंपनीज हैं, सो दे हैव लाइक पता नहीं, आई डोंट हैव अ नंबर, लेकिन दे डोंट चार्ज एनीथिंग। आपकी सवाल का आंसर ये है कि वो बेसिकली आपको उठा के पीछे डेटाबेस में कहीं वो फेंक देता है कि किसी को मिलते भी नहीं है आप, लेकिन आपकी फ़ाइल का साइज़ जो है वो इतना मैटर नहीं करता उनके लिए। एंड ऑफ द डे मतलब MBs में ही होगा ना, आपका GBs में तो डेटा नहीं होगा, सो वो एग्जिस्ट करता रहेगा जी। अमेज़न से बाय भी इसको करते हैं एडवर्टाइजर? बिल्कुल कर सकते हैं। एक्सटर्नल ट्रैफिक, जैसे आप PL के लिए एक्सटर्नल ट्रैफिक करते हैं, आप ट्रैफिक आप इवेंचुअली लेके जाएं अमेज़ॉन के ऊपर, बिकॉज अमेज़ॉन जो है ना वो उस चीज़ को आपको इंसेंटिव देता है कि आप बाहर से कस्टमर लेके आ रहे हैं। एक बंदा फेसबुक पे घूम रहा था, उसको आप अमेज़ॉन पे ले आए, तो अमेज़ॉन कोई चीज़ अच्छी लगती है वो आप बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। पिंटरेस्ट मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त है। पिंटरेस्ट से आप इंटरेस्ट गैदर करते हैं, नीशेस वहाँ से आप वो करते हैं, शॉर्टलिस्ट करके वहाँ पे अपनी चीज़ें डालते हैं, वहाँ से कस्टमर आता है कि यार ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। बताओ एक बंदा फिटनेस की डाइट प्लान्स के जो ना वो फॉलो किए जा रहा है, एकदम आपको उसको आपका प्लानर उसको नज़र आता है, डाइट प्लानर, तो वो अमेज़ॉन पे जाएगा, वो परचेज़ कर लेगा। तो कंटेंट ऑलरेडी कंज्यूम कर रहा है, रोज़ कर रहा है इतना ज़्यादा। सर ये अमेज़न के KDP के अपने डैशबोर्ड में सिर्फ PPC ही इज द ओनली वन टू प्रमोट, और इज देयर एनीथिंग एल्स? डिफरेंट मैंने आपको बताया ना, जैसे Kindle सेलेक्ट है, उसके अंदर आप मतलब इनरोल करना पड़ता है आपको उसके लिए, फिर अमेज़ॉन आपको डिफरेंट ऑप्शन देता है, लेकिन PPC इज़ द मेजर वन ना। PPC के बगैर आप मतलब स्पॉन्सर्ड एड्स इज़ द मेन ड्राइवर आजकल, या आप रैंक कर लें या हम अपनी बुक सेल कर सकते हैं। सॉरी eBay मार्केटप्लेस पे भी हम अपनी बुक सेल कर सकते हैं। कर तो सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप वहाँ पे लिस्ट बनाएं और फिर फुलफिल आप उसे अमेज़ॉन से करवाएं। तो वहाँ पर सिर्फ ई-बुक ही होगी या नहीं, फिजिकल बुक भी कर सकते हैं। अच्छा ये ना थोड़ा सा हम डिफरेंट साइड पे चले जाएंगे, लेकिन इट इज़ पॉसिबल, ठीक है, इट्स पॉसिबल टू फुलफिल योर ऑर्डर। आप मतलब कहीं और से, आपकी अपनी वेबसाइट है, eBay को भी छोड़ दें, आपकी अपना एक प्राइवेट वेबसाइट है, आप वहाँ पे बेसिकली आपके पास ऑर्डर्स आए, अब आपने वो फुलफिल करवाने हैं, तो KDP अकाउंट अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल की तरह ऐसे कनेक्ट नहीं होता। सो वो आप क्या करते हैं कि आप ऑथर कॉपीज़ बाय करते हैं, अपनी बुक की ऑथर कॉपीज़, फिजिकल बुक्स, और किसी 3PL स्टोर पे भिजवा देते हैं, वेयर हाउस में किसी को, वो वहाँ से फिर 1-1 करके 1-to-1 वो होता है। आपकी बात में से एक सवाल निकला है, जरूर, वेबसाइट पे जब बुक है मेरी, मैंने वहाँ पे $10 की लगाई हुई है सपोज, ठीक है। KDP पे मैं सेम बुक पब्लिश कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते और हैं, अगर करती हूँ और मैं वहाँ प्राइस 3 रख देती हूँ सपोज, डजंट मैटर। अमेज़ॉन को क्या मसला है, आप फ्री में बेचें या महंगी बेचें, कुछ भी करें, डजंट मैटर, आपके ऊपर है। प्राइस आपने सेट करनी है, हर प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट प्राइस हो सकती है ना, बिकॉज आपकी शिपमेंट होगी, कॉस्ट होगी, डिफरेंट चीज़ें ऐड हो जाती हैं उसमें, बिल्कुल मार्केट प्लेस डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा ये स्क्रीनशॉट, किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें तो नहीं समझ आ रहा तो मुझे बताएं कि बेसिकली ये इस दिन में आपकी ये 1 2 3 4 5 6
ये 6 बुक्स सेल हुई हैं। इसमें आपको ये नज़र आ रहा है कि ये जो ब्लू वाली है ये ज़्यादा है, ये वाली ऑरेंज वाली एक ही है, ग्रीन वाली शायद 2 होंगी, ये 3 होंगी, ठीक है। सो ये एक मंथ की अगर आप डेट देखें तो ये नवंबर से अक्टूबर से नवंबर तक की है। 30 डेज़ के अंदर 223 कॉपीज़ सोल्ड। अब डिपेंड करता है कि इन ये जो बुक्स हैं इनमें से किस बुक के अंदर कितनी रॉयल्टी है, कितना मार्जिन है। हो सकता है इसके अंदर आप $2 बचा रहे हो पर बुक, इसके अंदर आप $1 बचा रहे हो, उसमें $3 बचा रहे हो। सो इट डिपेंड्स कि अब आपने वो जो 10 बुक्स का जो आपने एक कह लें कि नीश देखी थी या 10 लो कंटेंट बुक्स कुछ भी थी वो आपने जो बेसिकली पब्लिश की, उनमें रॉयल्टीज़ डिफरेंट होंगी। सो ये 223 डजंट मीन $223 और इट डजंट मीन कि 223 से ज़्यादा नहीं होंगे। हो सकता है हर बुक में आपको $2 का मार्जिन हो तो ये $400 समथिंग बन जाएंगे, $450 के अराउंड, ठीक है। सर यहाँ से जी, ये जी। जो बात आई है पूछिए, कि हमारे पास जो हमारा कन्वर्जन रेट भी पैसों का डिफरेंस ऐसे ही है। मेरी एक बुक कनाडा में सेल हो जाती है, एक यूके में होगी, एक यूएसए में होगी। मेरी मेन प्राइस तो मैंने यूएसए के हिसाब से बिल्कुल सही है। और वो जो एक कन्वर्जन रेट होता है वो अमेज़न खुद ही डिसाइड करता है, अमेज़न खुद डिसाइड करता है, सिर्फ पेमेंट आपको पेमेंट आएगी वो, और वो काफ़ी बेहतर रेट होता है बिकॉज आप USD टू GBP कर रहे होते हैं, वो अमेज़न खुद टैकल करता है, आपको नहीं डिसाइड करना पड़ता। अच्छा जी, जो दूसरा मॉडल है ये हो गया मल्टीपल लो कंटेंट बुक्स वाला, ठीक है। जो दूसरा मॉडल है जो मैंने आपको बताया कि वो है कि आप एक बुक उठाएं, ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्ट हंटिंग करें या हायर करें किसी को जो आपके लिए प्रोडक्ट बुक हंटिंग करके दे, ठीक है। $5 का उसमें मार्जिन हो, ठीक है, और उसके अंदर फिर आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी अपनी अच्छी रखें। सो वो आपको ऐसे रिजल्ट्स देगा। सर कितनी इन्वेस्टमेंट थोड़ा कोई आपकी देखिए इन्वेस्टमेंट अगेन इट्स अ वेरी कहना चाहिए वेरिएबल एक बात है, इसके अंदर कोई मैं स्पेसिफिक आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैंने पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने $2,000 में भी बुक लॉन्च की हुई है और मैंने $15,000 में भी बुक लॉन्च की हुई है। मतलब $15,000 फॉर वन बुक, बिकॉज उस बुक के अंदर इतना पोटेंशियल था, उसके सारा सब कुछ, मतलब उसका जस्ट लाइक PL, देखें PL लोग 30,000 से भी स्टार्ट कर देते हैं, 20,000 से भी स्टार्ट करते हैं। तो इट्स प्राइवेट लेवल, जितना मार्जिन हो उस बुक के अंदर, इतनी अपॉर्चुनिटी हो तो फिर क्यों नहीं। सर इसमें एक क्वेश्चन है, ROI आप कितनी मंथ्स पे जो है वो कवर हुआ था? यार मेरा उस बुक का ROI तकरीबन ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 10 मंथ्स, लेस देन 1 ईयर था। हाँ, लेस देन 1 ईयर फॉर श्योर था, मेरे ख्याल 7-8 मंथ्स, बल्कि थोड़ा और क्लोज था। 15,000 में एक बुक लिखवाने की या लिखने की इसके कितना आपको कॉस्ट है? अगेन देखें ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की बुक है। आप लो कंटेंट बुक करवा रहे हैं, आप हाई कंटेंट लिखवा रहे हैं, अगर आप किसी से कोई लोग नॉन फिक्शन लिखवा रहे हैं और वो बुक के अंदर वर्ड्स जो है वो 30,000 है तो डेफिनेटली सो ये आप डिसाइड करेंगे। लेकिन जो रेंज अगर मैं आपको बताऊं सो आप $300 में भी बुक बनवा सकते हैं विद कवर, ठीक है, और आप तकरीबन $2,500 में भी बुक बनवा सकते हैं इंक्लूडिंग कवर या एक्सक्लूडिंग कॉस्ट है बुक बनवाने की या इसके अलावा और भी कॉस्ट नहीं है? PPC है जो आप बिजनेस रन करने की जो है, जो आपने 15,000 बताया ना, हाँ वो मार्केटिंग का था। वो बुक बेसिकली तकरीबन $2,300 में वो बुक बनी थी और उसके बाद हमने उसके ऊपर तकरीबन $13,000 लगाए थे मार्केटिंग में। सर ये मार्केटिंग की आप बता रहे हैं? जी ये देखिए इसमें मेजर इन्वेस्टमेंट वन टाइम कॉस्ट बुक क्रिएशन है, उसके बाद जो सारी कॉस्ट है वो मार्केटिंग है, इसके अलावा और कोई कॉस्ट नहीं है। मेजर चंक PPC का, PPC प्लस रैंकिंग डेफिनेटली, क्योंकि कुछ कीवर्ड्स आपको शुरू में इंडेक्स करने होते हैं, रैंक करने होते हैं, जस्ट लाइक PL आपको टाइटल में, सब टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में वर्ड्स यूज़ करने होते हैं, फिर उन पे आप ऑर्डर्स जब सर्च एंड बाय करवाते हैं सो वो आप उन पे रैंक होते हैं, फिर आप उन पे PPC लगवाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली कीवर्ड्स PPC से रैंक करना इट टेक्स टाइम। सो आपको फर्स्ट 3 to 4 वो पूरी लॉन्चिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं इसकी, जिस तरह PL की होती हैं कि आपने कितने कीवर्ड्स लेके चलना, बहुत मिलता जुलता है। आफ्टर लॉन्च इट इज़ वेरी सिमिलर टू PL, और इसको लॉन्च करना आसान कितना है अगर आप इसे PL से कंपेयर करें। आप ये देखें सोर्सिंग के अंदर कितना टाइम लगता है, प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर कितना टाइम लगता है, फिर जब वो आप प्रोडक्ट हंट करके मंगवाते हैं सैंपल उसमें कितना टाइम लगता है, फिर उसमें आप वेरिएशन डालते हैं, वो वेरिएशन बन के आती है, फिर आप उसको अप्रूव करते हैं, उसमें कितना टाइम लगता है, ID क्रिएशन, एंड देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट। PL अगर आज आप डिसाइड करें आपने आज करना है तो आप मिनिमम आप रोज़ 8-10 घंटे भी लगाए ना तो मेरे ख्याल में एटलीस्ट 6 मंथ्स के बाद आपकी प्रोडक्ट लाइव होगी, एटलीस्ट, ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। इसके अंदर आप आज प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करें, हफ्ते बाद अपनी प्रोडक्ट फाइनल करें, 1 या 1.5 महीने में वो बुक बनवाएं, उसी दिन चढ़ाएं, आपकी बुक लाइव है विद इन 1 मंथ और 1.5 महीना। मतलब आई वुड से कि ठीक है आप टाइम लगाएं प्रोडक्ट हंटिंग, ये नहीं कि आज ही निकाल के आज ही बना लें, इसके डेफिनेट क्राइटेरियाज हैं, वो इंशाल्लाह हम कोर्स में भी करेंगे। बाय द वे इसका कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, इसका किंडल का ऑफिशियल कोर्स इनेबलर्स का वो लॉन्च हो चुका है, उसके लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन ओपन है, 2 जनवरी से वो स्टार्ट हो रहा है जी। ये उसमें राइटिंग या उसमें रैंकिंग यार जो देखें उसमें ना सब चीज़ों का ओवरव्यू होगा, ठीक है, लेकिन जो मेरा फोकस होगा ना वो होगा मार्केटिंग एंड प्रमोशंस, ठीक है। लेकिन मैं उसमें बुक प्लानिंग, बुक क्रिएशन, बुक हंटिंग,
कीवर्ड जो है ना एनालिसिस, कंपटीटर एनालिसिस, ये सारी चीज़ें मैं उसमें कवर करूँगा जस्ट लाइक पीएल में होती हैं, बिकॉज वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। लेकिन मैं उसके अंदर कंटेंट राइटिंग उस बुक के अंदर इतना आप ज़्यादा कह लेंगे वो हो जाएंगे कि जब आपको देखें, हो सकता है आपको किताब लिखने में 6 महीने लग जाएं, तो 6 महीने बाद उस नीश की कितनी सैचुरेटेड होगी, कितना मार्जिन होगा, कितना डिफिकल्ट होगा, सही है। सो वो आपकी लिखी हुई बुक मेहनत तो ज़ाया हो गई ना फिर। सो आप आउटसोर्स करें, पहली बुक आप छोटी आउटसोर्स कर लें, आप $300 वाली बुक बनाएं, $500 वाली बुक बनाएं, उससे ऊपर जाएँ ना, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि ये बेसिकली, मैं इसको अगर थोड़ा सा साइड पे करूँ कि अब ये एक बुक है, ठीक है, 5,882 यूनिट सोल्ड हैं 1 मंथ के अंदर। इसके अंदर अगर $2 का भी मार्जिन हो तो इट इज़ $11,000 पर मंथ, ठीक है। अब अच्छा, ये इस पे आप ये देखें कि 2, 3, 4 बुक्स और भी डली हुई हैं इसी अकाउंट के ऊपर, ऑलमोस्ट 5+ बुक्स इसमें डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं, आपको शायद नज़र ना आ रहे हो, लेकिन आप उनकी सेल देखें एज कम्पेयर टू दैट बुक, नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो इतना पोटेंशियल इसके अंदर है, और ये भी मतलब मैं आपको अभी लिमिटेड पोटेंशियल बता रहा हूँ, इफ यू आस्क मी। जी, फ्लिपेबल है ही। आखिरी स्लाइड का वेट करना, ठीक है। ये 2 मॉडल्स अब समझ में आए कि आप इसको एज अ पीएल भी लेके चल सकते हैं। सो जो लोग आप में से वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं वो अपने क्लाइंट को ये बात पिच कर सकते हैं कि भाई अगर आपने पीएल लॉन्च करना है और उसमें टाइम लग रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, सो आप व्हाई डोंट यू ट्राई किंडल बुक। वो जस्ट लाइक पीएल, उसको हम रैंक करके देंगे, लॉन्च करके देंगे, पीपीसी चला के देंगे, उसकी प्रॉपर स्ट्रैटेजीज बताएंगे, सारी चीज़ें करेंगे। सो और वो उसको तो आसानी होगी कि भाई ना मुझे स्टॉक मेंटेन करना है, ना मुझे ये टेंशन है। फ्लिप के ऊपर खैर अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, फिर बात यहीं पे हो जाएगी उसकी। अच्छा, अभी यहाँ पे जो सारी हम डिस्कशन की है ना, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं इस स्लाइड के ऊपर सारी की सारी मिसकॉन्सेप्शंस और जो है ना कह लें कि आपको जो वहम होता है ना कि यार ये चीज़ नहीं हो सकती है, ये चीज़ नहीं हो सकती, या केडीपी जब आप इसे डिस्कस करेंगे तो वो कहेगा कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये वो सारी चीज़ें मैंने लिस्ट कर दी हैं, ठीक है। सबसे पहली जो बात आपको सुनने को मिलेगी, यार आजकल किताब में कौन पढ़ता। मैं आपको एक सही बात बताऊं, मैं बार फिर वो बात रिपीट करूंगा कि योर ओन इंटरेस्ट, या थोड़ा सा अगर ऐड करें तो द पीपल अराउंड यू आर नॉट योर टारगेट मार्केट। लिटरली आपको मैं ऐसे किताबी कीड़ों से मिलवा सकता हूं जो कि बेसिकली उनको नहीं पता कि नेटफ्लिक्स पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। आप उनसे यू नेम इट, आप किताब का नाम लें और उनको पता होगा, उन्होंने पढ़ी भी होगी और वो कहेंगे। सो आपकी टारगेट ऑडियंस इज़ डिफरेंट। वो जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं जो किताब भी पढ़ने के शौकीन हैं, आपने उनके लिए प्रोडक्ट बनानी है, ठीक है। सो किताबें बहुत लोग पढ़ते हैं। आप अमेज़ॉन की जितनी बुक्स साल में परचेज़ होती हैं अमेज़ॉन से, आप उसकी फिगर निकाल के देख लें। जितने अमेज़ॉन के जो टैबलेट्स हैं, किंडल टैबलेट्स, जो उसका जो जिस पर आप ई बुक पढ़ते हैं, ठीक है, ई बुक टैबलेट्स, वो आप उसकी सेल्स देखें, अमेज़ॉन कोई 90 मिलियन कॉपीज़ सेल कर चुका था 2018 तक। ये भी हम 2021 में खड़े हैं, वो भी गया। सो 90-100 मिलियन भी अगर आप कर लें कि अभी भी वो फिगर एस्टिमेटेड थी, तो 100 मिलियन लोगों ने वो ई बुक टैबलेट ख़रीदा है, जो एक टैबलेट पे एटलीस्ट 10 से 20 बुक्स 50 बुक्स पढ़ेगा ना वो बंदा, इसीलिए उसने इतनी महंगी डिवाइस खरीदी है, ठीक है। आइडिया हो रहा है कि मतलब किताबें बहुत लोग पढ़ते हैं। आप लिटरली आप गूगल करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा KDP इज़ टू मच सैचुरेटेड। अच्छा, जो चीज़ करनी, अब क्योंकि ये करना आसान है ना, तो सबसे पहला आर्गुमेंट ये आता है यार बहुत हर किसी के लिए आसान है, पाकिस्तान से अकाउंट बन जाता है, कोई मसला नहीं है, आप जो है वो किसी को भी हायर करें, किताब बनवा लें, डाल दें, किसी के लिए क्या मुश्किल है। वाकई मुश्किल नहीं है। और सैचुरेटेड कुछ हद तक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे सैचुरेटेड है। देखें, सैचुरेटेड तो क्या अमेज़ॉन पे आप जाके देखते हैं, वहाँ पे चाइनीज सेलर्स के 20-30 हज़ार रिव्यूज़ होते हैं, 50-50 हज़ार रिव्यूज़ होते हैं, सही है। तो सैचुरेशन तो एग्जिस्ट करती है, तभी तो बेसिकली आपको लगता है कि यार ये बिजनेस मॉडल जो है ये प्रूफ है इस चीज़ का कि ये काम कर रहा है। आप जाके सेल्स देखते हैं ना कंपटीटर की, आपको उस पर एतबार आता है कि यार ये बेच रहा है, तो मैं इसका 10% भी बेच लूँ तो मेरा काम चल जाएगा। सो ये चीज़ मतलब, अच्छा अब मैं आपको सैचुरेशन की एग्जांपल भी दे देता हूँ। सैचुरेशन की एग्जांपल ये है कि क्या चीज़ सैचुरेटेड है। मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि ब्लैंक लाइन जर्नल्स जो है ना, वो भी इट्स अ बुक, खाली लाइंस हैं, लेकिन मतलब उसका कवर है, उसका एक पेपर है, उसकी एक शेप है, उसके कवर पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप कोई मोटिवेशनल कोटेशन लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स अ बुक। वो बुक अब लॉन्च करना बहुत सैचुरेटेड हो गई है मार्केट, अब बहुत मुश्किल है। ये काम 2018 में बहुत ज़बरदस्त होता था। 2018 में जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त लिटरली लोग ब्लैंक लाइन जर्नल्स बनाते थे, उसका कवर पे ब्लैक कलर के कवर पे वाइट कलर के टेक्स्ट से कोटेशन लिखते थे बोल्ड फॉन्ट में, बस छाप देते थे। हमने अपने टाइम पे अच्छे वक्तों में जब ये काम होता था तो हमने दिन की 100 बुक्स भी पब्लिश की हैं अमेज़ॉन पे। अगर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कितनी बुक्स अमेज़ॉन पे पब्लिश की हैं तो यू वुडंट बिलीव, इसलिए मैं वो बात कर ही नहीं रहा। लेकिन
ऑन एवरेज 100 बुक्स पर डे भी हमने पब्लिश किए। अमेजोन को भी पता चला होगा कि कोई बंदा है जो 100 किताबें रोज़ की चढ़ाता है, लेकिन इट वॉज अ बिजनेस मॉडल देन, ठीक है। आप बेसिकली, और वो हमें इस तरह करते थे, हमने 100 बंदे नहीं रखे हुए थे उसके लिए, वो हमने सारा प्रोसेस ऑटोमेट कर लिया था। मतलब हम एक्सेल में कोटेशंस लिखते थे, ठीक है, फोटोशॉप में हमने एक्शंस बना लिए थे, वो फाइल बेसिकली पिक करके फोटोशॉप में एक्शंस के थ्रू डिज़ाइन कवर खुद बनता था, डायमेंशन सब कुछ सेट होती थी, वो कंप्यूटर बेसिकली हमने उसको पूरा ऑटोमेट कर लिया था उस प्रोसेस को। तो हमने उस वक्त वो चीज़ की और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला शुरू में। ऑलमोस्ट हमने ये 6 मंथ्स से 8 मंथ्स के दरमियान समझ लें हमने ये काम किया, और हमें उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हम 100 बुक्स चढ़ाते थे तो दिन की 40 बिक जाती थी खुद ब खुद, क्योंकि अमेजोन उस वक्त अपने प्रोसेस को बेहतर कर रहा था। वो न्यू फ्री वाली जो बुक्स थी उनको जो है ना वो खुद ब खुद पुश कर रहा होता था कैटेगरीज में कि ये न्यूली पब्लिश्ड है या ये, तो उसमें हमें खुद ब खुद रिव्यूज़ आते थे, खुद ब खुद सेल्स आती थी। लेकिन डेफिनेटली आपको वक्त के साथ साथ इवॉल्व होना पड़ता है। एक बात ये भी हो सकती थी कि द मोमेंट मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं 100 चढ़ाता हूँ और बिकती 5 भी नहीं है, वो एफर्ट सारी वेस्ट हो रही है, तो मैं उसको बस छोड़ देता। सो मैंने सोचा कि मैं अब नेक्स्ट क्या, मतलब साथ साथ ही बेसिकली मैं PL भी लर्न कर रहा था। मैंने देखा कि सर्च एंड बाय ऑर्डर्स होते हैं, इसका और भी तरीक़ों से आप सेल कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं, PPC है। सो जब वो चीज़ें ट्राई करना शुरू की तो अंदाज़ा हुआ कि देखें ई-कॉमर्स या ऑनलाइन बिजनेस इज़ ऑल अबाउट इवॉल्विंग, क्योंकि और सेलर्स भी तो आ रहे हैं ना मार्केट में आपकी तरह। सो आपको ये देखना है कि आप अपने आप को स्टेबल कैसे कर सकते हैं। सो इस तरह से इवॉल्व करते करते खैर वो फिर जो है वो हम लोगों ने, हम बिल्कुल लिमिटेड बुक्स की तरफ आ गए। अभी तक मैंने ऑलमोस्ट 15 बुक्स सीरियसली मार्केटिंग वाली जो बुक्स हैं ऑलमोस्ट 15 होंगी जो मैंने अभी तक पब्लिश की हैं। अच्छा जी, यू हैव टू कीप ऑन एडिंग बुक्स। अब देखें ये आपके सामने जो स्क्रीनशॉट था पिछली स्लाइड पे, ठीक है, इट्स अप टू यू कि आपने उन 10 किताबों पे फोकस करना है या आप बढ़ाते जाएं। अब मैंने आपको बताया अपना पर्सनली कि मैं बढ़ाता गया। पुरानी बुक्स को मैंने रैंक नहीं किया, उनके रिव्यूज़ नहीं लिए, उनको तवज्जो नहीं दी, PPC नहीं ऑन की, वो डेड होती चली गई। सो ये भी एक गलत बात है कि आपको, अगर आपने KDP अकाउंट बनाना है तो आपको रोज़ नई किताबें डालनी है, रोज़ मतलब बस हमेशा बुक्स ही ऐड करते चले जाएंगे, बिकॉज फिर ये पैसिव इनकम तो ना हुई ना। पैसिव इनकम तो ये है कि आप एक पॉइंट पे ले जाके इस बिज़नेस को आपकी एफर्ट कम लगे और रिटर्न ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा जी, ये अगेन ये पॉइंट हो गया डिस्कस कि इट्स नॉट रियल पैसिव इनकम, मतलब जब इन द लॉन्गर रन दिस इज़ द पैसिव इनकम, ठीक है। स्केलेबल, अगेन मैंने आपको स्क्रीनशॉट को ही रेफर करूंगा जो पिछली स्लाइड पे था कि देखें स्केलेबल ये इतना है कि ये आपके ऊपर है कि आपने उसे कितना स्केल करना है। देयर इज़ नो लिमिट टू इट। अगर आपके पास अच्छी बुक की अपॉर्चुनिटी है, उसमें अच्छा मार्जिन है, ठीक है, आपको PPC अच्छी लगानी आती है, आपको एक कॉस्ट कंट्रोल करना आती है, सो फिर तो आप $10,000 की मार्केटिंग लगाएं। अगर आप एक कॉस्ट 30 के नीचे ला सकते हैं, 28 पे ला सकते हैं, 35 या 40% का आपके पास मार्जिन है, 10-20% आप कमाते रहेंगे, आप $10,000 लगाएं, $15,000 लगाएं। सो इट्स अप टू यू कितना स्केल करना है। इट इज़ ओनली फॉर स्मॉल एंड मीडियम सेलर्स। मेरे ख्याल में अगेन वो स्क्रीनशॉट आइडिया हो गया आपको कि इट्स फॉर एवरीबडी। आप छोटे लेवल से स्टार्ट करके जिस लेवल तक आप कंफर्टेबल हैं आप जा सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट स्मॉल भी कर सकते हैं आप, थोड़ा सा एक मीडियम इन्वेस्टमेंट तकरीबन $4,000-5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, देन आप $15,000-20,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। अच्छा जी, अच्छा ये जो पॉइंट है ना, बेसिकली इस पर मैंने थोड़ी सी बात पहले भी की है, लेकिन स्टिल मैंने इस पर इसको मैंने एक नेक्स्ट स्लाइड में भी ऐड किया। मैं इस पर थोड़ी सी और बात करूँगा कि जो ये जो एक कहना चाहिए एक मायोपिया है ना कि भाई मतलब इट इज़ फॉर ऑथर्स। ये पढ़े लिखे लोगों का काम है, जो किताबें पढ़ते हैं वही लिख सकते हैं या लिखवा सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। देखें, लो कंटेंट बुक के अंदर प्लानिंग आपने करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कंपटीटर के पास क्या है, आपने ऐड क्या करना है। आप ऑथर ना बने। आप अगर आप लिखते भी हैं ना तो एटलीस्ट फर्स्ट फ्यू प्रोजेक्ट्स में ना बने। आप अगर अपने आप को ऑथर समझेंगे आप डिसअपॉइंट होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आप डिसअपॉइंट होंगे। आई एम नॉट जजिंग योर राइटिंग स्किल्स, मैं आपको एक्सपीरियंस से ही बात बता रहा हूँ कि आप आउटसोर्स करें, आप खुद ऑथर ना बने, ठीक है। अब आ गया जी, KDP अकाउंट इज़ नॉट एन एसेट लाइक PL, ठीक है, कि फ्लिपेबल है नहीं है, एसेट है जिस तरह एक PL का होता है नहीं होता, ठीक है। अच्छा ये वाली बात एक दफ़ा दोबारा से जना रन डाउन कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट स्लाइड है। अच्छा जी, इट इज़ फॉर एवरीबडी। समझ आ रहा है कि भाई हम बना सकते हैं, बनवा सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करना है और कोई कंटेंट राइटर हायर करना है, ठीक है, आप आउटसोर्स करें। अच्छा, अब इसमें जो थोड़ा सा बीच में पॉइंट डिस्कस हुआ था प्रूफ रीडिंग का। देखें, प्रूफ रीडिंग जो है ना, अब ये एक बात है कि आपको मैंने कर लिया कन्विंस कि भाई अच्छा ठीक है हम किताब किसी और से लिखवा लेते हैं। किताब किसी और ने लिख दी, प्रोडक्ट हंट भी किसी और ने कर दी, सब कुछ हो गया। आप बेसिकली मेन ड्राइवर हैं, आप प्लानर हैं, आपको पता है कि आप करवा क्या रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, आप कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, कितनी सेल है, कितना मार्जिन है, सारा सब कुछ आपको पता है। आपने एक बंदे से बुक लिखवा ली, ठीक है। अब ये कैसे यकीन आएगा कि उसने अच्छी किताब लिखी है? प्रोडक्ट तो आप हाथ में देख के फिजिकल प्रोडक्ट को देख लेते हैं यार अच्छा ठीक है, अच्छी है, मजबूत है,
साइज़ में बड़ी है, छोटी है, कलर अच्छा, वटेवर जो भी आप एक फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट पे आप एक अपना ओपिनियन बना लेते हैं। अब वो जो बुक है 100 पेजेस की, 200 पेजेस की, वो आप पढ़ेंगे, आप उस पर फीडबैक देंगे, इस पेज नंबर पे इस लाइन में ये मसला है, ये है, वो है, आप प्रूफ रीडर तो नहीं है। तो इसके लिए आपको प्रूफ रीडर भी आउटसोर्स करना है। अगेन इट्स अ वन टाइम कॉस्ट, डेफिनेटली एक एडिशनल स्टेप है, लेकिन इट्स अ वन टाइम कॉस्ट। प्रूफ रीडर को अगर आप क्योंकि आप लोग अमेज़ॉन से रिलेटेड कंटेंट देखते रहे हैं, शायद कुछ वीएस भी हों इस ऑडियंस में, कुछ लॉन्च भी कर रहे हो पीएल, सो आप लोगों को ये आइडिया होगा कि देखें जो एक एलिमेंट होता है इस पूरे प्रोसेस में, वो होता है इंस्पेक्शन ऑफ योर स्टॉक या इन्वेंट्री। जो इंस्पेक्शन होता है वो बेसिकली इतनी एक कह लें कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर वाली जो बात होती है ना, कि यार एक चीज़ ऐसी है अगर ये गलत हो गई तो गए काम से। अब आपने ये माउस मंगवाया या कोई भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, आपने चाइना से मंगवाई, देखी, उसमें वेरिएशन डाली, कलर शलर सब कुछ चेंज करके ट्रेडमार्क करवा दिया, सब कुछ कर दिया, फिर आपने एक अपडेटेड पीस मंगवा लिया। अब आपने ये 1000 शिप करने हैं अमेज़ॉन। अब कोई तो होगा ना जो ये कहेगा कि हाँ जी, जो ये 1000 माउस इस कंपनी ने इस वेयर हाउस में रखे भी हैं, उनका रंग ग्रे है, उनका साइज़ ये है, वो ये ब्रांड है, कितनी सारी चीज़ें चेक करनी है, ऑन भी होता ही नहीं होता, सेल वाला है, बैटरी वाला है, क्या है, पूरी एक स्पेसिफिकेशन है इस प्रोडक्ट की। कौन देखेगा कि सारे के सारे पीसेस में ये हुआ है? वो कोई इंस्पेक्शन टीम होगी, कोई इंस्पेक्टर होगा जो जाके ये देखेगा और आपको कहेगा, आपको एक रिपोर्ट भेजेगा, आपसे पैसे लेगा और एक पीडीएफ फाइल आपको भेजेगा और कहेगा जी मैंने चेक कर लिया, आपका कंटेनर क्लियर है, आप भेज दें। आप उस बंदे की बात के ऊपर बगैर खुद चेक किए, बगैर चाइना गए, सब कुछ आप रिस्क लेते हैं ना? आप कहते हैं कि जी ठीक है भेज दो। तो ये जो बुक्स के अंदर जो प्रूफ रीडर है ना, वो आपका इंस्पेक्टर है, जो इंस्पेक्शन करता है आपकी बुक का, उसकी फॉर्मेटिंग, उसके स्पेलिंग्स, उसके जो भी मिस्टेक्स हैं उसमें। जो अच्छा प्रूफ रीडर होगा, जिस तरह वो बात बीच में हुई थी कि किसी डॉक्टर से ही अगर हम इनपुट ले लें, अगर हम कोई डाइट रिलेटेड या न्यूट्रिशनिस्ट से ही ले लें, तो ये तो मतलब चेरी ऑन टॉप हो जाएगी। इससे बेहतरीन और क्या बात है कि आपने किसी टॉपिक पे लिखी और उसके एक्सपर्ट से आपने उस बुक को वेट करा लिया, प्रूफ रीड करवा लिया कि अच्छी बुक है, बुरी बुक है, फीडबैक ले लिया कि यार मतलब ठीक लग रहा है इस टॉपिक पे जो मैंने लिखा है, इट मेक सेंस, क्या है वो। अच्छा प्रूफ रीडर आपको एज अ रीडर भी अपना एक पर्सपेक्टिव देगा। ये भी एक प्रोफेशनल सर्विस है, आपको फाइवर पे भी मिलेगी। आपको अपने सर्कल में आसपास जो कंटेंट राइटर्स हैं, वो अच्छी रीडिंग, जिनकी ओ लेवल्स वाले जो बच्चे होते हैं माशाल्लाह, उनकी रीडिंग राइटिंग बहुत अच्छी होती है। प्रूफ रीडिंग करवाएं आप उनसे और उनसे कहें मुझे फीडबैक दो। शुरू में उसको बोल दें कि मुझे सिर्फ ये नहीं बताना कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है, वो मुझे वर्ड फाइल भी बता देती है, ग्रामरली एक टूल है वो भी बता देता है। मुझे ये बताना है कि जो बात है एज ए रीडर इसमें मज़े की लग रही है, नहीं लग रही, अच्छी है, समझ में आ रही है, चैप्टर्स ज़्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए। अगर चैप्टर के बाद कोई एक्सरसाइजेज हैं वो बुक के एंड पे ज़्यादा इट मेक सेंस कि सारी एक्सरसाइजेज बुक के एंड पे हो जाएं, या चैप्टर के साथ साथ एक्सरसाइजेज आ जाएं अगर आप कोई लो कंटेंट और हाई कंटेंट का मिक्सचर बना रहे हैं। तो ये बेसिकली जो होता है ना कि एक क्रिटिकल एनालिसिस जो होता है, वो क्रिटिकल एनालिसिस आपने करवाना है और एक प्रोफेशनल बंदे से करवाना है, ठीक है। सो प्रूफ रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रूफ रीडिंग वाला पता चले छाप जो होता है यार, तो देखो ये तो मुझे एक बात बताएं, पीएल के सारे प्रोसेस के अंदर कोई भी बंदा अगर खुद कर ले ये काम, तो फिर प्रोडक्ट आपने हंट किया, आपने बनने के लिए दी, उतनी देर में किसी ने पकड़ के लॉन्च भी कर दी। सर पीएल हैक करना थोड़ा फिर भी वो लेंथी प्रोसेस है, ये तो आपने उसको खुद सॉफ्ट कॉपी देनी पड़ो भाई। देखिए ये फिर आप थोड़ा सा बहरहाल रिस्क इन्वॉल्व है किसी चीज़। देखिए रिस्क होता है तो ही वो चीज़ हलाल होती है भाई द तो रिस्क तो है डेफिनेटली, लेकिन जो लोग प्रोफेशनली ये काम कर रहे होते हैं वो ऐसा नहीं करते। इसका एक और आसान हल ये है, अभी अभी मेरे दिमाग में आया है, कि आप उसको पब्लिश कर दें, उसकी मार्केटिंग स्टार्ट ना करें, पब्लिश वो आपके नाम से होगी, अब आप किसी को प्रूफ रीडिंग के लिए दें, फिर अपडेटेड वर्जन उसका अपलोड करें और फिर मार्केटिंग स्टार्ट करें। ये भी हो सकता है। तो ये बेसिकली आपने खुद ही थोड़ा सा फिगर आउट करना है, लेकिन मैंने इसीलिए आपकी बात बताई है। देखें जो रिस्क इन्वॉल्व है वो मैं आपको इसी सेशन में बता रहा हूँ कि वो बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एसेट की तरफ, ठीक है, कि एसेट है कि नहीं है। ये स्क्रीनशॉट है, अब आप मुझे बताएं कि एसेट है कि नहीं है। Amazon KDP, Amazon KDP, 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 ठीक है। मंथली नेट प्रॉफिट, ये वो नंबर है जो रॉयल्टीज़ में से किसी ने पूछा था ना कि पीपीसी का एक्सपेंस है, कोई एक्सपेंस है। मंथली प्रॉफिट $26,000, मोर देन 26,000, 39 का मल्टीप्लायर, ठीक है। 9,000, ऑलमोस्ट $10,000, 37 का मल्टीप्लायर। $3,000 पर मंथ, 44 का मल्टीप्लायर। पीपीसी एक्सक्लूड करके है ये प्रॉफिट्स हैं,
मतलब जब भी वो प्रॉफिट लिख रहे हैं उसको वो रॉयल्टी नहीं लिख रहे, बिकॉज रॉयल्टी में से भी आपको छोटे मोटे एक्सपेंसेस तो करने पड़ ही जाते होंगे ना, आप बाहर कैलकुलेट करते हैं उस तरह से। सो ये बाय द वे ये स्क्रीनशॉट मैंने 2 दिन पहले लिया है, मेरा एप्टाबाद में था सेशन, उस वक्त मैंने ये लिया था। सो आप ये देखें, ये 4 लिस्टें उस वक्त नई आई थी, इनके सेलर के इंटरव्यूज़ भी एग्जिस्ट नहीं करते। ये 2-3 हैं जो कि इनके सेलर के इंटरव्यूज़ भी एग्जिस्ट करते हैं। आप इस पर अकाउंट बनाएं और जाके देख लें कि वो ऑथर अपने बिजनेस के बारे में क्या बता रहा है, कि वो सोशल मीडिया से सेल्स ला रहा है, नहीं ला रहा, पीपीसी से ला रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें मैंने पिक्चर में ये चीज़ें डाली इसलिए हैं सो दैट आप लोगों को पोटेंशियल का आइडिया हो जाए। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये अचीवेबल नहीं है? $1000 पर मंथ, ठीक है, मतलब 1 साल की मेहनत ही लगा लें चलें। मतलब मैं कहता हूँ ठीक है, मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि 3 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, आप 1 साल में भी अपनी कंसिस्टेंट इनकम $1000 कर सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंटली ये काम करें, ठीक है। और आप उसको देखें, वो $40,000 उसकी आस्किंग है, इट्स फ्लिपेबल लाइक पीएल, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आपका गोल क्या है, आपने किस पॉइंट पे जाके फ्लिप करना है। शुरू से ही आपने आइडिया सोच लिया कि मैंने फ्लिप करना है, या आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, फिर बाद में देखेंगे कि आप फ्लिप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो ये बेसिकली मतलब ये मज़े की बात सिर्फ ये देखें कि इसके अंदर लॉजिस्टिक्स इतनी कम है कि आप इसको 500 पे भी निकाल सकेंगे। ये मेरे पास स्क्रीनशॉट में भी है नहीं, आप इसको $500 पर मंथ पे भी फ्लिप कर सकते हैं। $500 पर मंथ, बहरहाल एक मतलब पैसिव इनकम के लिए तो गोरा कहता है यार $100 भी मुफ्त के कहीं से आ रहे हो तो ले लेनी चाहिए चीज़, ठीक है। सो ये पोटेंशियल है और ये एग्जिट प्लान है। मतलब जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसका एग्जिट प्लान ये है, और अचीवेबल भी इतना है कि मतलब कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि जी इतना 20-25 हज़ार $, जो है ना वो कम से कम आपका मंथली प्रॉफिट होना चाहिए तभी फ्लिप होगा। मतलब हर लेवल के इन्वेस्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। $1000 मतलब $20,000 देने वाले भी मिल जाएंगे आपको, $30,000 वाले भी मिल जाएंगे, 40 वाले भी, और फिर आप ये देखेंगे वो 1 मिलियन की लिस्ट लगी हुई है और KDP बुक्स हैं। नो शिपमेंट, नो इन्वेंट्री, नो नथिंग, ऑल डिजिटल। जी सर, इसमें अमेज़न की रिफंड पॉलिसी क्या है? प्रोडक्ट जब हम वहाँ पे खरीदते हैं तो वो जो रिटर्न होते हैं तो क्या पता है? देखें अगेन आप तो नहीं सेल कर रहे ना, तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अमेज़न रिटर्न क्यों होगी? मतलब रिटर्न अगर होगी तो अमेज़न विल टेक केयर ऑफ इट। पेपर ख़राब होगा, क्वालिटी ख़राब होगी, फटी हुई बुक उस तक पहुँचेगी, गीली हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, प्रोडक्ट जो ना किसी भी तरीके से ख़राब हो गई, उसका जो बैड रिव्यू आएगा वो आपकी लिस्ट पे ही आएगा। आप अमेज़न को बोलेंगे कि भाई आप बेच रहे हैं, मैं नहीं बेच रहा, ये वो तो फिर रिटर्न करेगा अमेज़न, उसको फिर डिस्पोज करेगा, कुछ भी करेगा, डेफिनेटली आपके पास तो कोई रॉयल्टी में से माइनस हो जाएगी। फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस आपने मैनेज ही नहीं करना, चाहे कोई भी चीज़ हो, रिटर्न्स हो, कुछ भी हो। सर जो मैं चली गई थी, ये स्क्रीनशॉट किस ये empireflipper.com का स्क्रीनशॉट है बेसिकली। मतलब ये बात ये हो रही थी कि ये फ्लिपेबल है कि नहीं है। सो इट इज़ फ्लिपेबल। आप देखें $900 पर मंथ प्रॉफिट वाले भी $40,000 आस्क कर रहे हैं, 40 का मल्टीप्लायर मिल रहा है। ये नए बिजनेसेस हैं, ऑरेंज में 2-3 नीचे, ये ब्लू में पुराने बिजनेसेस हैं, और इस लेवल का भी पोटेंशियल है। $26,000 पर मंथ रॉयल्टीज़ और 1 मिलियन उसकी आस्किंग है। सो ये फ्लिपेबल भी है और वो भी है। अच्छा हाँ, KD स्पाई और पब्लिशर रॉकेट, ये 2 टूल्स हैं। हीलियम तो है ही है, डेफिनेटली हीलियम से बेहतर कीवर्ड ट्रैकिंग का टूल नहीं है, लेकिन हीलियम के साथ अगर आप KD स्पाई भी ले लें, इट्स अ क्रोम एक्सटेंशन, तो दैट इज़ गुड इनफ। ये परचेज करना पड़ेगा आपको। KD स्पाई और पब्लिशर रॉकेट 1 टाइम कॉस्ट है, क्योंकि देखिए बिजनेस मॉडल ही इस तरह का है ना कि 1 टाइम कॉस्ट है और उसके बाद आपने सारी मार्केटिंग वो करनी है। तो वो भी मेरे ख्याल है जो पब्लिशर रॉकेट है दैट कॉस्ट अराउंड $100 से $97 समथिंग, 59 कोई उनकी वो चल रही होगी 97। हाँ, वो कोई उनकी इस वक्त कोई Q4 है ना, कोई उनकी प्रमोशन चल रही होगी। सो वो $100 के अराउंड वो है, और $40 के अराउंड KD स्पाई है। 1 टाइम कॉस्ट, एक दफ़ा लें, लाइफ टाइम एक्सेस है। ये भी सिर्फ कीवर्ड्स के लिए यूज होते हैं, और ये इनकी नीश प्रोडक्ट हंटिंग के लिए ना, प्रोडक्ट हंटिंग से यूज़ होते हैं, कीवर्ड एनालिसिस के लिए प्रोडक्ट हंटिंग। फिर नीश रिलेटेड कि आपने बेचनी किस कैटेगरी में जाके, उसका आपको जो एक ओवरव्यू मिलता है ना, वो KD स्पाई से बेहतर और कोई टूल नहीं देता। आपको पता चल जाता है कि इसमें कितना कंपटीशन है, कितने सेलर्स हैं, ये ग्रीन जोन है, ये रेड जोन है, ये येलो जोन है, मतलब वो बहुत सारी चीज़ें आपको, वो इनिशियल इंडिकेटर्स आपको वो एक क्लिक पे मिल जाते हैं। तो वो बेसिकली KD स्पाई इज़ वन ऑफ द रिकमेंडेड टूल्स। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन, एनीथिंग? एक क्वेश्चन है सर। जी जी। मर्ज पे अमेज़न के आपका कोई एक्सपीरियंस? यार मर्ज से ही स्टार्ट किया था मैंने, मर्ज से ही स्टार्ट किया था, और मर्ज में मैं काफ़ी कहना चाहिए फंस गया था एक जगह पे आके। जो उसके वो है ना डिफरेंट टायर्स जो होते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है बढ़ाना।
और क्या साइजेस और इतनी कंप्लेंट्स आते थे, इतने प्रॉब्लम्स आते थे। अदरवाइज़ हमने कोई 500 प्लस मर्च डिज़ाइंस भी अपलोड किए थे और उस अकाउंट को फिर मैंने लोकली किसी को सेल कर दिया था। मैनेज नहीं हो पा रहा था मेरे से, मतलब मुझे मुश्किल लगा एज़ कम्पेयर टू जब मैंने KDP करना शुरू किया ना। तो फिर जब मुझे KDP नज़र आया, मैंने मर्च को मिस कराया। मैंने कहा यार ये बहुत ज़्यादा अच्छा। फिर दूसरी बात ये देखें, सर्च एंड बाय ऑर्डर्स का ज़माना आ गया था, ठीक है, 2019 में। सो उस वक्त क्या हुआ कि वो उनकी $16-19 की एक टी शर्ट होती थी, अब वो सैबोस करवाने के लिए इतने $5-6 हज़ार डॉलर एक टी शर्ट के ऊपर लग रहे हैं। सो वो मॉडल जो था ना, वो उस वक्त मतलब मुझे समझ नहीं आया। लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है उसमें भी, अगर काम किया जाए। मैं इधर आके इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि मैंने मर्च दोबारा किया नहीं। सर वो जो डिज़ाइन होता है, जैसे कवर बुक है या हमने अंदर बुक को जिस तरह भी डिज़ाइन करना है, लो कंटेंट नहीं, सपोज हम हाई कंटेंट की बात करें, तो क्या उसकी कोई गाइडलाइंस है अमेज़न की कि भाई इतने मैक्सिमम इतने वर्ड्स या? देखिए वर्ड्स की नहीं, पेज की है। पेज आप जो मिनिमम है ना, आपने 25 पेजेस की किताब होनी चाहिए। मिनिमम जो लिमिट है वो 25 पेजेस होंगे तो अमेज़न कहेगा कि अच्छा ठीक है, इट्स अ बुक। अदरवाइज पेपर बैक नहीं, ई बुक में भी, इवन ई में भी, हाँ 25 बेसिकली जो होते हैं ना, उसको शॉर्ट रीड बोलते हैं। शॉर्ट रीड्स होती हैं वो 25 पेजेस की। सो वर्ड काउंट की मेरे नहीं ख्याल को लिमिट है, पेज की भी कोई लिमिट नहीं है। वो अमेज़न के स्टैंडर्ड्स हैं। जब आप बुक अपलोड करते हैं तो यू हैव दैट इन्फॉर्मेशन कि क्या करना है एग्जैक्टली, मार्जिन्स कितने रखने हैं, पेजेस कितने रखने हैं, क्या रखना है। जी क्या होनी चाहिए लिमिट पेजेस 25? इट्स अप टू यू, आपने डिसाइड करना है। क्योंकि पेज ये याद रखें 25 हाँ। लेकिन आप ये याद रखें कि देखें पेजेस जो है ना, वो डायरेक्टली आपके हैं प्राइस के साथ, प्रिंटिंग कॉस्ट के साथ। सो जितने कम पेजेस होंगे उतनी कम आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट लगेगी। लेकिन लोग ये देखते हैं कि मतलब किस बुक में कितने पेजेस हैं। रूल्स के हवाले से मेरे ज़हन में आ रहा था कि अमेज़न की कोई पर्टिकुलर कॉपीराइट्स टाइप कोई क्लेम होता है, जैसे किसी प्रोडक्ट का हम PL में जब करते हैं तो हमें वो अपना लोगो वगैरह, ट्रेडमार्क सब कुछ करना पड़ता है। तो इसके अंदर भी ऐसा कोई रूल है? देखिए कॉपीराइट या क्लेम्स ट्रेडमार्क कॉपीराइट तो मतलब सेम चीज़ है ना। मतलब आपको मतलब जैसे PL में होता है ऐसे ही होता है। अब इट्स अप टू यू कि आपने कितना सीरियसली लेके चलना है इस चीज़ को। अगर आप अपना कॉपीराइट या फॉर एग्जांपल आप कुछ भी इनेबलर पब्लिशिंग के नाम से एक ब्रांड बनाती हैं, ठीक है, तो आपने उसको रजिस्टर करवाना है ताकि इनेबलर्स का नाम कोई और ना यूज़ कर सके। ट्रेडमार्क करवाएं, कॉपीराइट करवाएं, उसके अंदर फिर कंटेंट डालें। तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट में ज़्यादा लग जाएगी डेफिनेटली, ट्रेडमार्क लेने में, कॉपीराइट लेने में टाइम लगेगा वो सारा। लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल है, करना चाहिए जब आप एक ख़ास लेवल को अचीव कर लें, जब आपको बाकी प्रोसेस समझ आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा ये भी आपने नहीं खुद से करना, अमेज़ॉन टेक केयर ऑफ इट। अमेज़ॉन आपको 2 या 4 इमेजेस देता है खुद ब खुद। मतलब आप अपलोड करते हैं, आपका फ्रंट कवर दिखाता है, बैक कवर दिखाता है, और कभी कभी वो आपके बुक की 2-3 डायमेंशंस में भी आपकी बुक दिखा देता है कि वो पता चल जाए कितनी थिक है, मोटी कितनी है। सो ये 3-4 इमेजेस अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। आपने सिर्फ PDF फाइल में अपना कवर अपलोड करना होता है।